हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी IQs यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे द एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, यानी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या रही, या भारत एज अ होल नेशन की फॉरेन पॉलिसी क्या रही बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोनों एस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे आज, राइट। लेकिन आज के सेशन पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर वो पिछले सेशन देखें, क्योंकि अगर आज का टॉपिक उनको भली भांति समझना है ना, तो पिछले सभी टॉपिक्स को उनको पढ़ते आना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को पढ़ते आइए, तभी जो है वो ये, क्योंकि अंतिम टॉपिक है, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतिम टॉपिक हैं और हम पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच की कड़ियां जो है वो हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू हो जाएगी और मैंने आपको बताया था पोस्ट इंडिपेंडेंस को मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के कोहेरेंस में लेकर आऊंगा, ठीक है। सो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं पिछले सेशंस को देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि इसके बाद जो सेशंस आएंगे वो हो सकता है कुछ माइक्रो एनालिसिस बेस्ड हो और उन टॉपिक्स को तभी आप समझ पाएंगे जब आप मेरे फंडामेंटल वाले टॉपिक या जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करते हुए आएंगे, तो ठीक है। और उन सब टॉपिक्स को आप कहां पर देख सकेंगे, तो स्टडी IQ के चैनल पर जाइए, वहां पर मेरे नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूट्यूब पे आप जनरली मेरा नाम सर्च कीजिएगा विशाल चौहान, आपको तुरंत जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे नाम से, राइट। सर्च रिजल्ट में पहले दूसरे तीसरे में आ जाएगी मेरे ख्याल से। लेकिन उसके अलावा आप इस वीडियो के नीचे जो पिन्ड कमेंट है उसमें जाएंगे, उसमें स्क्रॉल करेंगे नीचे, वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल ही जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ है, सो जस्ट सर्च करिए ना, सर्च कर लीजिए, ठीक है, मिल जाएगा आपको। इसीलिए बार बार मैं स्ट्रेस डाल रहा हूं, क्योंकि बहुत अनिवार्य है आप पिछले सेशंस देखें, और उससे ज्यादा अनिवार्य है उसमें पूछे गए सवालों का आप जवाब दें, आपका रिवीजन जो है वो लगातार होता रहे और मुझे फीडबैक मिलता रहे उन कमेंट्स के माध्यम से। सो मेक श्योर यू कमेंट इन ईच एंड एवरी वीडियो, राइट। उसके अलावा अगर आप CSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कोई थॉरो कोर्स आपके पास अवेलेबल हो, तो आप स्टडी IQ की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, उसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। द लिंक फॉर द एप्लीकेशन इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं अब। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। हमें एक इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, मोर लाइक अ बैकग्राउंड हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है। लेकिन आज का जो पूरा टॉपिक है उसका एजेंडा सिद्ध कर लेते हैं पहले हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट। आज हमें क्या समझना है? आज हमें समझना है कि आजादी से पहले जो भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनकी क्या जो है वो इंटरनेशनल पॉलिसी थी, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारी पेचीदगियां हैं, बहुत सारी खींचतान है। तो सबसे पहले हमें एस्टेब्लिश करना है कि पॉलिटिकल शक्तियां कौन कौन सी थी। तो आजादी से पहले हम किसके गुलाम थे? भारत जो नेशन है वो किसका गुलाम था? ब्रिटिश राज का, या इस तरह कहा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश राज था। सो ब्रिटिश राज की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, और ब्रिटिश राज की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट भारतीय नेशनलिस्ट की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, और वही भारतीय नेशनलिस्ट की फॉरेन पॉलिसी जो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट क्रिएट हुई, वही इवॉल्व होती हुई आजाद भारत की फॉरेन पॉलिसी में डेवलप हुई है। आज हमें यह पूरा प्रोसेस जो है वो समझना है। समझ आया आपको? ब्रिटिश राज की फॉरेन पॉलिसी, उसके अगेंस्ट जो भारतीय नेशनलिस्ट की फॉरेन पॉलिसी डेवलप हुई, और वही इवॉल्व होती हुई आजाद हिंद की यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कन्वर्ट हुई। आज हमें यह पूरा प्रोसेस ऑफ चेंज समझना है, क्योंकि अगर आप पिछले सेशंस मेरे देखते हैं तो मैं बार बार एम्फेसिस डालता हूं प्रोसेस ऑफ चेंज पर। आपको समझना है कि चीजों में बदलाव कैसे आया। सो फॉरेन पॉलिसी में भी बदलाव कैसे आया। फॉरेन पॉलिसी एक एस्पेक्ट है, और प्रोसेस ऑफ चेंज जो है वो हमारा समझने का, हमारी इतिहास को समझने की फिलॉसफी है, ठीक है। इतिहास में हमें बदलावों को समझना है, तो फॉरेन पॉलिसी में बदलाव समझने हैं हमें, ठीक है। अब बदलाव क्यों आए उसके कारणों को भी समझना है हमें, बदलाव क्यों आए, राइट। सो दैट मीन्स हमें ऐसे फैक्टर्स को भी एनालाइज करना है जिस वजह से वो बदलाव आए, राइट। सो मैं बार बार आपको बोलता हूं सोचना शुरू कीजिए, ठीक है। और प्लस
ये तो मैं एम्फेसिस डालता हूँ, सोचना शुरू कीजिए। ये तो मैं बेमतलब बोलूंगा हर बार आपको, जब भी मुझे आप कभी भी मिलेंगे। सो मैं ऑलवेज मैं हर मतलब बगैर किसी कंटेक्स्ट के बच्चों को स्ट्रेस डालता रहता हूँ कि मतलब सोचना शुरू कीजिए चीज़ों के बारे में, ठीक है? क्योंकि ये बात मैंने पहले भी कई बार इस चीज़ का ज़िक्र किया है, आज भी कर रहा हूँ और हर सेशन में मैं करता ही रहूँगा कि जितनी बार आप सोचोगे ना किसी भी एक कॉन्सेप्ट पे, किसी भी एक आइडिया, किसी भी एक फैक्ट, किसी भी एक मैटर मुद्दे के बारे में अगर आप सोचोगे, तब जाके आपका दिमाग जो है वो मेमोरी रिटेन करेगा। ठीक है? तो यहां पर मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूं फिर से कि रिवाइज कैसे किया जाता है, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है, सर नोट्स कैसे बनते हैं, रिवाइज कैसे होता है। तो उसको लेकर एक छोटा सा एक जो है वो आपको मैं एक्सपेरिमेंट करने को बोलता हूं। ये नहीं कहता मैं कि दैट दिस इज द ओनली वे, ऐसा ही होगा। मैं कहता हूं ट्राई करके देखो ना, इफ इट फिट्स यू, ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो देर इज नो हार्म इन ट्राइंग ना, एक्सपेरिमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? 7 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक छोटा सा, राइट? तो बिल्कुल बेसिक एक्सपेरिमेंट ये है, या प्रैक्टिस ये करनी है आपको कि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है ना, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है? लाइक इंडियन फॉरेन पॉलिसी अगर आपको समझनी है प्री कॉलोनियल एरा की, या इंडियन फॉरेन पॉलिसी आपको समझनी है 1905 से पहले क्या थी, ठीक है, 1870 के बाद 1905 तक ब्रिटिश राज की फॉरेन पॉलिसी आपको समझनी है, या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी टॉपिक है, अगर आपको पार्टीशन को समझना है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी ये समझना है, संविधान कैसे बना ये समझना है, 1857 की क्रांति हुई कैसे समझना है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, ठीक है, उसके अलावा एंशिएंट में वैदिक काल को समझना है, जो भी चीज हो, केवल इतिहास के लिए कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको पॉलिटी में कुछ समझना है, इकोनॉमिक्स में कुछ समझना है, एनवायरनमेंट में पढ़ना है, राइट? कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना चाह रहे हैं, उसे सवाल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, बेसिक बिल्कुल व्हाट वाई एंड हाउ के क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, व्हाट वाई और हाउ के सवाल में कन्वर्ट कर दो। कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेशनलिस्ट जो फॉरेन पॉलिसी है इसको, ठीक है, इसको एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट वाई एंड हाउ। सो व्हाट वाज द नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, क्या थी, कब की? प्री कॉलोनियल एरा, यानी कि जो प्री कॉलोनियल यानी कि आजादी से पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी रही, उसी की बात करेंगे हम, और पार्टियों की बात नहीं करेंगे, अभी माइक्रो एनालिसिस में करेंगे, फाउंडेशनल ये सेशंस है इसलिए केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे मुख्यतः, बाकियों को भी इन्वॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल आईएनसी आईएनसी करते रहेंगे, नहीं हम, लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉडली हमें फंडामेंटल जो है वो क्रिएट करने हैं, माइक्रो एनालिसिस पे फिर बढ़ेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स हैं उनको आपत्ति होती है कि सर ऐसा था वैसा था, उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि जो एवरेज स्टूडेंट है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप एडवांस लेवल पर पहुंच गए हो, 1-2 साल तैयारी कर चुके हैं, आपकी समझ डेवलप हो गई है, इसलिए आप माइक्रो एनालिसिस के ताने बाने में इन्वॉल्व कर लिया आपने अपने आप को। लेकिन मेरी अप्रोच क्या है, जो बच्चे बिल्कुल ग्राउंड में है अभी, राइट, बिल्कुल नीचे से उठना चाहते हैं, दे आर एस्पायरिंग टू बिकेम एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि क्या मैं बन सकता, उस लेवल की समझ मेरी डेवलप होगी या नहीं, उन स्टूडेंट्स को मैं वहां से उठाना चाहता हूं, खासकर जो हिंदी भाषी बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश में लेकर आओ सेशन, आपको ये कंफ्यूजन भी होती होगी कि आप पढ़ा हिंदी में रहे हो और कॉन्सेप्ट सारा इंग्लिश में है, तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा 95% बच्चा, ठीक है, जो अंग्रेजी माध्यम का है, वो अंग्रेजी बोलना थ्रू द प्रोसेस सीखता है, या अंग्रेजी में कन्वर्सेट करना, अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में थॉट प्रोसेस जो उसका पूरा डेवलप होता है वो धीरे धीरे होगा। उसकी शुरुआत जो है वो, उसकी जड़ जो है, मदर टंग है, हिंदी से ही होगी। ठीक है, अगर मैं हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनकी बात करूं, उनके स्टूडेंट्स की बात करूं तो, राइट। सो इसीलिए, और मेरे जो टारगेट है स्टूडेंट्स वही हैं जो हिंदी भाषी राज्य के एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जिनको मौका नहीं मिलता अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का, तभी उनको यूट्यूब का फायदा मिले, वही मेरा मेन एजेंडा है इन क्लासेस के माध्यम से, राइट। इसीलिए अदरवाइज जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका बैकग्राउंड है वो अंग्रेजी में ही स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टडी आईक्यू के एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर थोड़ा इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल हैं, या फॉर दैट मैटर अगर अब वो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं उनको पढ़ाऊं, तो मैं उनके लिए स्पेसिफिक अलग क्लासेस लेकर आ सकता हूं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में सोचना है ना, यूट्यूब इज अ पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म, राइट, पब्लिक मतलब पब्लिक डोमेन कह सकते हो आप, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट तो करता ही है ये, लेकिन खैर उनकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, लेकिन स्टिल ब्रॉडली स्पीकिंग पब्लिक डोमेन है। तो पब्लिक डोमेन में जो बातें डल रही है वो मेजॉरिटी के फायदे के लिए होनी चाहिए। बहरहाल, सो जैसा कि मैं कह रहा था, फॉरेन पॉलिसी, राइट, और जो आज का जो टॉपिक है
या फॉर दैट मैटर किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना है या आपको पढ़ना है तो उसको सवालों के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब आप पूछोगे, देखिए सबसे पहले बेसिक सवाल बनाओ, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। और फिर आप थोड़े थोड़े समय बाद देखेंगे कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे ना, ठीक है, तो आपके व्हाट, व्हाई एंड हाउ के क्वेश्चन जो है वो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आप एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं या अगर मान लीजिए आप मॉडर्न इंडिया आपने कहाँ से पढ़ना शुरू किया, 1757 के बाद से पढ़ना शुरू किया, ठीक है, आपने व्हाट, व्हाई एंड हाउ वाली आइडियोलॉजी पर पढ़ना शुरू किया। एक महीने बाद आपने पाया कि जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए तो आप बहुत मतलब डायरेक्टली उन क्वेश्चन से कनेक्ट हो सकेंगे। अब आपका रिवीजन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हो जाएगा। आपके जो सवाल है व्हाट, व्हाई एंड हाउ वाले, उनकी जगह ले लेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोथ प्री के और मेंस के, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है मैंने आपको बोली 7 दिनों की व्हाट, व्हाई एंड हाउ वाली, इसको फॉलो करना शुरू करें, एक्सपेरिमेंट करें ना, मुझे बताइएगा क्या ये काम किया या नहीं किया, ठीक है। अपने रिवीजन को या अपने जो नोट्स हैं उनको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, सभी नोट्स को, या जो अपने रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है। एक जो थरो नोट्स होते हैं, मैंने बोला ना 2 सेट ऑफ नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। एक जो आपको आपके थरो नोट्स हैं जो आप हाथ से लिखेंगे, दूसरा जो आपका रिवीजन नोट है, जो आपके रिवीजन नोट्स हैं उनको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और देखिएगा कितना सटीक तरीके से आपको चीजें याद रहती हैं, ठीक है। खैर, अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में, इंट्रोड्यूस करते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं क्या है, ठीक है। सो हमें हमारा एजेंडा पता चल गया आज का क्या है। प्री कॉलोनियल एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो चेंज है, फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश राज की और उसके अगेंस्ट जो भारतीय नेशनलिस्ट नेता है उनकी जो पॉलिसी डेवलप हुई, और वो धीरे धीरे आज़ादी के बाद भारतीय सरकार की नेशनल पॉलिसी में जो है वो भारतीय सरकार की फॉरेन पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई। वो जो चेंज है वो आज हमें पूरा का पूरा समझना है कैसे हुआ है, ठीक है। और उसी के माध्यम से हम टच करते हुए चलेंगे कि दुनिया में क्या क्या घटनाएं घट रही थी। फिर जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे ना, और जब उन घटनाओं को वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और फिर इंडिया की नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी को करेक्ट करेंगे, तब ये हमारा टॉपिक जाकर पूरा होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आपने उन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं किया, खासकर 1870 के बाद की घटनाओं को, ठीक है, उससे पहले की भी, लेकिन खासकर 1870 के बाद की घटनाओं को, या आप बोले 1800 या जो 19वीं शताब्दी है उसका जो पूर्वार्ध है, ठीक है, उसका जो 1850 के बाद की जो घटनाएं हैं भारत में जो हुई हैं उनका, उन घटनाओं पर बहुत बड़ा असर जो है वो विश्व की घटनाओं का भी था, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है आज के हमारे टॉपिक में। पहला पॉइंट देखिएगा, one of the factors that facilitated India's ready interaction with the world outside immediately on independence was the already well-established diplomatic engagement even under colonial rule। देखिए सबसे पहले पॉइंट से हमें क्या समझ आता है, फिर से देखिएगा, इंडियाज रेडी इंटरेक्शन विद वर्ल्ड आउटसाइड, वेल एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ये 2 हाईलाइटेड फ्रेज है। भारत आजाद होते ही, मैंने बोला ना यूरोपीय शक्तियां जो है वो चंबे में थी कि इलेक्शन कैसे करवा लिए। दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े जो है वो पॉलिटिशियंस इस बात से भौचक्के थे कि भारत की सरकार सस्टेन कैसे कर गई, ठीक है। तो ये कैसे हो सका, इसका बिल्कुल सरल जवाब ये है कि जो प्लस उसमें एक और मतलब भारत की सरकार की अंग्रेजों से आज़ादी के बाद जो इनिशियल 15 सालों की जो कामयाबी है, और वो कामयाबी ये नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो इकोनॉमी को बूम ले आए और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बांध दिया उन्होंने, और मतलब एकदम पीसफुल सिस्टम क्रिएट कर दिया भारत में। पहले 15 साल में ये सब नहीं हुआ। पहले 15 साल में हुआ, भारत जुड़ा रहा। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि आज़ादी के बाद जस्ट पहली प्रॉब्लम क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि नेशन को इंटीग्रेट करके रखना। तो पहले 15 साल का एजेंडा क्या था, इकोनॉमी को 0 जीडीपी से थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर आना है, ठीक है, भारत को इंटीग्रेटेड रखना है। और तीसरी चीज ये थी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर अपने आप को पेश करना है और किसी और की फिर से कठपुतली नहीं बनना, यानी कोई और बड़ा राष्ट्र जो है वो भारत को फिर से इकोनॉमिकली कॉलोनाइज ना करे। शुरुआती सालों में ये थे जो शुरुआती जो गवर्नमेंट थी भारत की, उनके कुछ प्राइम एजेंडाज, राइट। उसमें से इंटरनेशनल लेवल वाला मैंने बोला ना कि भारत जो है वो किसी और की कठपुतली ना बन जाए,
ऐसा क्यों हो सका, या भारत का इंटरनेशनल फ्रंट पे, राइट, जो इंटरनेशनल लेवल है, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी ऐसी संगठन थे, मल्टीनेशनल संगठन थे, उसमें भारतीयों की या भारत एज अ नेशन की एक्टिव पार्टिसिपेशन इसलिए जो है वो हमें एविडेंट मतलब होती हुई नजर आती है, क्योंकि जो भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो आज़ादी से पहले ही काफ़ी काफ़ी लंबे समय से इंटरनेशनल लेवल पर एक्टिव थे, राइट। अब यहां पर आपको जो इंटरनेशनल लेवल की शक्तियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझना है। इंपीरियलिस्ट, फासिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, 5 शब्द आ गए ना, कौन कौन से? इंपीरियलिस्ट, फासिस्ट, और ये इंपीरियलिज्म और फैसिज्म और कैपिटलिज्म सब जुड़े हुए हैं, भाईचारा है इनका, ठीक है। दूसरी साइड सोशलिज्म और कम्युनिज्म, और फिर भारत का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लिबरल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। तो आज इन सारी चीजों को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट हमने एस्टेब्लिश किया कि आजादी के बाद भारत जो इंटरनेशनल मंच है उसमें जाकर खड़ा हो गया स्टेबिलिटी के साथ। इसका बैकग्राउंड कहां मिलता है हमें? आजादी से पहले जो भारतीय नेताओं ने इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशन बिल्ड करके रखे थे, इसीलिए आजादी के जस्ट बाद भारत जो है वो तुरंत इंटरनेशनल मंच पर आके खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि वो अपने बिखरे हुए सिस्टम को बटोर तो रहा ही था, राइट, इकट्ठा करके तो रख ही रहा था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंचा तुरंत, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेकंड, एट इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ 51 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अ साइनेटरी ऑफ 600 ओड ट्रीटीज। भारत के आजाद होने पर भारत 51 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा था और 600 ऑड ट्रीटीज भारत जो है वो कर चुका था। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये दोनों का मिलाकर है, यानी कि ब्रिटिश सरकार का भी और भारतीय नेशनलिस्ट नेताओं का भी। यानी कि भारतीय नेशनलिस्ट जो कांग्रेस है, कांग्रेस को एक ऑथेंटिक भारतीयों की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे अंग्रेज जो है वो क्या नहीं करते थे, रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। अब मुझे आप तुरंत कमेंट में बताएंगे कि कब पहली बार अंग्रेजों ने कांग्रेस को एक ऑथेंटिक भारतीयों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्वीकार किया है। अगर आपने पिछले सेशन मेरे थॉरली फॉलो किए हैं, इस सवाल का आप जवाब दे सकेंगे, ठीक है। सो कांग्रेस को अंग्रेज जो है वो 1940 के दशक या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का जो समय है, तब तक जो है वो कांग्रेस को एक ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव भारतीयों के रूप में नहीं स्वीकार करता था। लेकिन कांग्रेस अपने आप को एक ऐसा जो है वो रिप्रेजेंटेशन के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर एस्टेब्लिश कर चुका था, और ये इंटरनेशनल लेवल पर बात पहुंच चुकी थी कि अगर भारत आजाद होता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वन ऑफ दैट पार्टी दैट विल प्ले अ की रोल इन फॉर्मिंग अ पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, लेकिन वन ऑफ द की पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बात जो है वो इंटरनेशनल मंच पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के जो साल हैं तब से ये बात क्लियर हो गई थी। लेकिन जो ब्रिटेन की सरकार है वो कांग्रेस को एक रिप्रेजेंटेटिव भारतीयों का नहीं मानती थी। दैट मीन्स जिन्होंने कांग्रेस को भारतीयों का रिप्रेजेंटेटिव माना वो एंटी इंपीरियलिस्ट थे, ठीक है। दैट मीन्स विश्व युद्ध पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले से ही इंटरनेशनल लेवल पर एंटी इंपीरियलिस्ट जो मोर्चे हैं वो खुल चुके थे। तो हमें यह समझना है कि इंटरनेशनल लेवल पर एंटी इंपीरियलिस्ट कौन कौन से देश हैं जिन्होंने आपस में जुड़कर जो है वो संगठन क्रिएट कर लिए थे। उन संगठनों में भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स पहले से जुड़े हुए थे, आजादी से पहले, ठीक है। सो यहां पर आप देखेंगे तो ब्रिटिश एज अ नेशन उसने तो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटीज कर ही रखी थी। ब्रिटिश राज जो है वो अंग्रेजों का है, तो उन्होंने तो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटीज कर ही रखी थी, सो एज इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंडिया हैड साइंड द वर्सलीज ट्रीटी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर largely as a result of having contribute more than 1 million soldiers to the war. Versailles Treaty आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्सलीज ट्रीटी हुई, उसमें लगभग 1 मिलियन सोल्जर भारतीय रहे, 1 मिलियन 10 लाख सोल्जर भारतीय रहे। वैसे तो करोड़ों की आबादी में जो है वो सोल्जर्स आपस में लड़े हैं प्रथम विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध में भी मिलाकर, राइट। 10 लाख सोल्जर कोई बड़ी संख्या जब आप करोड़ों की बात करते हैं तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी 10 लाख जो मतलब संख्या होती है वो काफी बड़ी होती है, राइट। सैनिकों की काफी बड़ी सेना होती है 10 लाख की। सो
काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था भारत का, और इंडियन गवर्नमेंट ने, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने वर्सेलिस ट्रीटी जो है वो साइन करी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, इन 1920s इट वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिएगा, विश्व युद्ध के जस्ट बाद इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, है ना। विश्व युद्ध के जस्ट बाद ये फील किया गया, जो इंटरनेशनल शक्तियां हैं बड़ी, उनके द्वारा ये फील किया गया कि युद्ध लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमें आपस में जो है वो ऐसे इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस बना लेने चाहिए जो कि क्या कर सकें, जो कि इस तरह की स्थितियों पर कंट्रोल ला सकें, यानी डीएस्केलेट कर सकें। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई मतभेद खड़ा हो गया तो वो युद्ध की स्थिति तक ना पहुंच जाए, ऐसी सिचुएशंस को डीएस्केलेट करने के लिए ग्लोबल लेवल के, यानी वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस, या आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के प्रोटोफॉर्म जो है वो एस्टेब्लिश होने शुरू हुए, ठीक है, पहले विश्व युद्ध के बाद। अब उसमें भारतीय सरकार जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा उसने निभाया इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट में। क्यों निभाया? और अगर भारतीय सरकार की बात कर रहा हूं तो मैं ब्रिटिश राज की बात कर रहा हूं ऑब्वियसली, राइट। लेकिन उसमें भारतीयों की बहुत बड़ी जो है वो भागीदारी रही, क्योंकि 1919 के बाद आफ्टर द स्वराजिस्ट के कहने पर, राइट, काउंसिल्स में एंट्री हुई भारतीयों की फिर से, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली तक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक गवर्नर जनरल की जो है वो भारतीय अपॉइंट किए गए। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी है उनमें भारतीयों की काफी बड़ी भागीदारी आप कह सकते हैं, भारतीय इंडियंस की, नॉट ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर तो गवर्नमेंट है, लेकिन भारतीय जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट ऑल्सो जो इंडियन नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उन्होंने भी अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर एस्टेब्लिश किया 1920 के दशक में, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इट पार्टिसिपेटेड इन द वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस ऑन नेवल आर्मामेंट्स इन 1921-22। फ्रॉम 1920 देयर वाज अ इंडियन हाई कमिश्नर इन लंदन। Even before the First World War, Indian nationals were staffing a few diplomatic posts. It was no accident that Indians formed the largest, most influential non-Western contingent in United Nations and allied agencies very soon after independence. So आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस ऑन नेवल आर्मामेंट्स, उसके अलावा इंडियन हाई कमिश्नर बैठा है लंदन में, उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही काफी सारे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक पोस्ट पर भारतीयों को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। जैसे मैंने बीएन राव साहब की बात की थी, बीएन राव साहब ने इंटरनेशनल लेवल पर इतना सारा काम किया ना अंग्रेजी सरकार के लिए, ठीक है। बर्मा में वो अपॉइंटेड थे आईसीएस ऑफिसर के तौर पर, भारत में वो अपॉइंटेड रहे, लंदन में अपॉइंटेड रहे, यूएन में, ठीक है, जो इंटरनेशनल ये जो जस्टिस वाला डिपार्टमेंट है उसमें उन्होंने जो है वो काफी इंपॉर्टेंट भागीदारी निभाई। सो इसी तरह भारतीय कई सारे ऐसे जो है वो डिप्लोमेट रहे जो जिनको अंग्रेजों ने अपॉइंट किया जगह जगह पर अपनी तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो यहां पर हमें दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी जो भारतीय हैं, जो रिप्रेजेंट तो वो इंडिया को ही कर रहे हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली होने क्या वाला था, अल्टीमेटली वही बीएन राव साहब जो हैं वो क्या बने, उन्हीं बीएन राव साहब ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया ना। अल्टीमेटली यही सब आईएएस ऑफिसर आजादी के बाद इन्होंने भारत के लिए काम किया, ठीक है। तो ये सब जो डिप्लोमेट्स हैं जो पहले अंग्रेजी गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम यहां पर केवल उन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए उन भारतीय डिप्लोमेट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट किया, ना कि ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक एजेंडा को घुमाया। यानी कि ऐसे भी तो बहुत सारे आईसीएस अफसर थे तो जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक एजेंडा के साथ काम करते थे, जैसे कि मान लीजिए किसी भी जिले का कलेक्टर है, अगर वो एक आईसीएस ऑफिसर है और वो अंग्रेजों द्वारा अपॉइंटेड कोई भारतीय है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में तो उसे अंग्रेजों के कानूनों का ही पालन करना पड़ता है ना, राइट। दैट मीन्स अगर वो अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में आकर भारतीयों का दमन कर रहा है, ऐसे ऑर्डर्स पास कर रहा है जिससे भारतीयों का दमन हो, तो हम उनको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे व्यक्तियों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो रहे तो बेशक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, लेकिन उन्होंने काम जो है वो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए किया, या भारत को या भारतीयों को अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल फ्रंट प्रोवाइड करने का काम किया, ठीक है।
BN राव साहब उसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें कोई अचंभा नहीं है कि नॉट प्रथम विश्व युद्ध बट आजादी के बाद एक बहुत इन्फ्लुएंशियल नॉन वेस्टर्न कंटीजेंट के रूप में यूनाइटेड नेशन में भारत ने एक पोजीशन जो है वो एक्वायर करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज स्ट्रक्चर्ड मच बिफोर 1947। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजादी से पहले से ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रहने वाली है उसका बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो प्रिपेयर हो चुका था। आज हमें यही समझना है थ्रू आउट दिस लेक्चर कि वो बेसिक फ्रेमवर्क क्या है। पहले बेसिक फ्रेमवर्क देखना है, फिर एक्चुअल फॉरेन पॉलिसी को समझना है। ठीक है, हमें वहीं से उठाना है कि कहां से वो फॉरेन पॉलिसी जनरेट हुई, उसका पूरा एवोल्यूशन है ना, एवोल्यूशन ऑफ द नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी समझ रहे हैं ना आज। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सिग्निफिकेंट एंड इनएविटेबल फॉल आउट of the Western influence on the nationalist intelligentsia was a growing interest in and contact with dominant international currents and events। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से देखिए, a significant and inevitable fallout of Western influence on the nationalist intelligentsia was a growing interest in and contact with dominant international currents and events। ठीक है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ रहे थे भारतीय नेशनलिस्ट। अब जब हम भारतीय नेशनलिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम देखिए उस समय जो भी व्यक्ति है उस समय यानी कि 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के उन शुरुआती सालों में जो भी व्यक्ति था भारत का, जो ये फील कर रहा था कि अंग्रेजी सरकार भारत में नहीं होनी चाहिए और उसके खिलाफ अगर वो कोई कार्य कर रहा था, राइट, उसके खिलाफ अगर वो जस्ट बोल भी रहा था या किसी ना किसी तौर पे अपना जो है वो किसी ना किसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था, तो वो एक नेशनलिस्ट है, सबको रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, किया जाना भी चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ प्रिविलेज्ड लोग थे ना, बैकग्राउंड से प्रिविलेज्ड लोग थे ना, जिन्होंने अंग्रेजी लेवल पर, देखिए बहुत सारा ऐसा इंटेलिजेंसिया होगा भारत का जिनको अंग्रेजी लेवल की पढ़ाई लिखाई नहीं मिल सकी, तो उनको वो मतलब उनको ऊंचे मंच पर आने का मौका नहीं मिला, राइट। अगर गांधी जी एक जो है वो बड़े नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर उभरे, नेहरू अगर एक बड़े नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर उभरे, सबका नाम लिया जाए, पटेल साहब है, अब्दुल कलाम आजाद साहब हैं, सुभाष चंद्र बोस है, इन सब लीडर्स का नाम लिया जाए, तो इनके पास बैकग्राउंड था। आप इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि सशक्त थे, क्योंकि ये वेस्टर्न लेवल की एजुकेशन जो है वो अफोर्ड कर सकते थे। अपने बच्चों, इनकी फैमिलीज ने जो है वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लंदन जो है वो भेजा या यूरोप में कहीं भी और किसी कंट्री में भेजा, वहाँ से वो पढ़े और फिर उन्होंने वेस्टर्न तर्ज पे जो है वो अपने आप को एजुकेट किया, उन आइडियाज़ को प्राप्त किया और फिर भारत आकर उन्होंने उन नेशनलिस्ट फ्रीडम, इंटेग्रिटी और इन सब आइडियाज़ को जो है वो अप्लाई किया भारत पर, राइट। सो कहीं ना कहीं वो एक सशक्त बैकग्राउंड जो है वो उनके एक बड़े नेशनलिस्ट लीडर बनने के पीछे जो है वो एक कारण बनता है। हमें ये बात समझनी चाहिए अच्छे से। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऐसी पॉपुलेशन थी भारत की जिसके पास बैकग्राउंड नहीं था, वहां से हमें नेता बनते हुए नहीं दिखे। बिरसा मुंडा का नाम हमें याद है, ठीक है। सो वैसे ट्राइबल अपराइजिंग पर एक अलग टॉपिक आएगा, उसमें मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी पीजेंट्री से भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, जरूरी नहीं है वो बाहर जाकर पढ़े हों, वो भारत में जो नेशनलिस्ट कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ लिख कर भी बेकार, मतलब अगर वो एक पिछड़े हुए बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो भी पढ़ लिख कर जो है वो एक बड़े लेवल तक पहुंचे। BR अम्बेडकर हमारे पास साक्षात एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स दे हैड अ सर्टेन टाइप ऑफ बैकग्राउंड, जो कह सकते हैं कि प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड था उनका, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आम जनता को, जो उस समय की आम जनता, उसको नेशनलिस्ट नहीं कहेंगे। लेकिन जो बैकग्राउंड वाले लीडर्स थे वही जो है वो अपने आप को एक बड़े स्थायी और मतलब एक इन्फ्लुएंशियल लीडर्स के तौर पर जो है वो अपॉइंट या अपने आप को जो है वो एस्टेब्लिश कर सके। इसीलिए हमारा इतिहास पढ़ने की जो धारा है वो उनकी तरफ जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है, ठीक है। यहां पर जो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस है ना, वो आ जाते हैं प्ले में। वो कहते हैं कि हम हमेशा जो है वो नायकों की बात करते हैं, कभी जो जनता है उनकी बात कभी नहीं करते। तो एक सबाल्टर्न जो है वो स्टडी होती है, एक सबाल्टर्न अप्रोच होती है इतिहास पढ़ने की। उसका मतलब ये होता है कि जो जनता है
उससे आपको पढ़ना शुरू करना है, यानी कि जो मासेस है वहां से आपको इतिहास को इकट्ठा करना है, क्योंकि जो राजा महाराजा जो बड़े लीडर्स हैं उनसे केवल उनके नजरिए से अगर आप इतिहास को पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत जो है वो आप मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा बायस्ड इतिहास देखने को मिलेगा, राइट। सो यहां पर हमें एक इन छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य है हमारे लिए, ठीक है। सो हमारा पॉइंट क्या था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर? यस, सिग्निफिकेंट एंड इनएविटेबल फॉल आउट। तो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस है, वो भारतीय लीडर्स पर बढ़ता जा रहा था, और उसी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का नतीजा है कि हमें सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लीडर भारत में उभरते हुए दिखे। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी जो मेजर डोमेन की किताबें हैं ना, ठीक है, उसमें मतलब उस पर टैग लग जाता है कि ये केवल कांग्रेस को पढ़ा रहा है, कांग्रेस के लीडर्स को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप उन कांग्रेस के लीडर्स का बैकग्राउंड स्टडी करेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो लिबरल हैं। कांग्रेस, मैंने आपको हमेशा से बोला ना, देखिए हमारे दिमाग में या बहुत जनरल पॉपुलेशन के दिमाग में डाल दिया गया है कि कांग्रेस एक पार्टी थी जिसके एक सर्टेन एजेंडा थे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ना होकर एक मंच था, समझ रहे हैं आप? कांग्रेस एक मंच था जिसमें शुरुआत जब हुई कांग्रेस की, ठीक है, वो एक अलग फेज था। फिर उसके बाद हमें मॉडरेट के बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज। तो हम गांधीयन फेज की अगर बात करें तो गांधीयन फेज, क्योंकि तब जो है वो इवॉल्व हो रहा था कांग्रेस, उसको जो है वो बचा कर रखना था, कांग्रेस को बनाना था, इसलिए मॉडरेट्स जो है वो अपने अपने यानी कि जैसे फिरोज शाह मेहता जैसे जो लीडर्स हैं वो अपने आइडियोलॉजी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थे। जिस तरह गांधी जी अपने नॉन वायलेंस का आइडिया को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, उसी तरह फिरोज शाह मेहता अपने मॉडरेट आइडिया को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि जो आइडियोलॉजीज उन्होंने जिस आइडियोलॉजीज पर उन्होंने कांग्रेस का गठन किया था उसको प्रिजर्व रखना जरूरी था, लेकिन बदलाव वो समझ नहीं सके, ठीक है। जैसे हमने पूरा टॉपिक वो समझा है, लेकिन यहां जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि आपको कांग्रेस का एवोल्यूशन एक अलग टॉपिक में समझाऊंगा कि किस तरह हमारे एक एक कांग्रेस से जो है वो इवॉल्व होती हुई वो एक पार्टी के रूप में बदल गई, और फिर एक मतलब समझ रहे हैं आप, गलत तरीके की पॉलिटिक्स में जो है वो एंटर कर गई। वो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स से वो कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स में एंटर हो गई। इस तरह एक सेंटेंस में मैं आपको पुट करके दिखाऊं तो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स से कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स में जो है वो एंटर हो गई कांग्रेस, और वहां पर जो है वो उसका धूमिल हो गई, वो जो आइडियोलॉजीज थी वो कंफ्यूजन में आ गई, ठीक है। लेकिन अभी हम जो है वो मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस में नहीं है, अभी हम प्री इंडिपेंडेंस में है, तो हमें वहां समझना है कि ये जो कांग्रेस है ये मंच है, इस मंच पर सभी तरह के लीडर्स हैं। इस कांग्रेस में जो है वो कम्युनिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं। सोशलिस्ट दोनों तरीके के हैं, जो भारतीय सोशलिज्म चाहते हैं, जो वेस्टर्न सोशलिज्म चाहते हैं, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है या जो जेपी नारायण से, गांधी जी से इन्फ्लुएंस्ड है। तो वो सभी तरह के लीडर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो कांग्रेस में ही जहां पर जवाहरलाल नेहरू एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, वहीं सरदार पटेल सोशलिस्ट तो है लेकिन वो एक कंजर्वेटिव है, और दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। ये है कांग्रेस, जहां पर सरदार पटेल और कांग्रेस साथ में, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, भले ही उनकी आइडियोलॉजीज बिल्कुल अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर नेता थे, वो जानते थे कि मेरी शक्तियां अलग हैं, दूसरे व्यक्ति की शक्तियां अलग हैं। जवाहरलाल नेहरू अगर एक लिबरल नेता है तो इंटरनेशनल फ्रंट पे भारत को रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं अगर एक कंजर्वेटिव, मेरी आइडियोलॉजीज अगर कंजर्वेटिव है तो भारतीय जनता को जोड़कर रखना मेरी अथॉरिटी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, और यही पॉइंट ये बता रहा है कि जो इंटरनेशनल मतलब जो भी मतलब वेस्टर्न आइडियोलॉजीज थी वो हावी भी हो रही थी भारतीय लीडर्स पे, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी बनता हुआ दिखा और उसका एक नेगेटिव रिजल्ट भी बनता हुआ दिखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रेजुअली द नेशनलिस्ट थिंकर्स केम टू रियलाइज दैट colonialism एंड imperialism had an international character and much wider implication. Colonialism and imperialism had an international character. यहां पर मेरा पॉइंट जो है वो सिद्ध होता हुआ आपको नजर आएगा। क्या बोला था मैंने? हमेशा से क्या बोलता हूं, क्या करना है आपको? एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करना है, और यहां पर भारतीय नेताओं का ग्लोबल पर्सपेक्टिव बना जब भारतीय नेता इंटरनेशनल मंच पर जाना शुरू किया ना, तब उन्हें समझ आया कि ये जो ब्रिटेन है ये भारत में डेमोक्रेसी खेल रहा है,
वहां पर इसने अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज पर जो है वो आक्रमण छेड़ रखा है। ठीक है, जो ब्रिटेन है उसमें से निकली हुई एक अलग कॉलोनी यूएस, जिसने अपने आप को एक डेमोक्रेटिक देश के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया, जो फ्रीडम फ्रीडम की बात कर रहा है, और वो दक्षिण अमेरिका की कंट्रीज को कॉलोनाइज करने के चक्करों में पड़ा हुआ है। वो वहां पर उसके अपने जो है वो इंपीरियलिस्टिक एजेंडा चल रहे हैं। तो जो भारत के नेता हैं उन लोगों को समझ आने लगा कि अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर ये सभी जो बड़ी इंपीरियलिस्टिक शक्तियां हैं, ये पूरी दुनिया के ज्यादातर हिस्से पर अपना जो है वो कॉलोनियल या इंपीरियलिस्टिक कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, और यही बड़ी ठेकेदारी है। ठीक है, आपको ठेकेदारी समझनी पड़ेगी क्या होता है। बहुत एक जीवन का एक बिल्कुल सिंपल और चाहे वो रीजनल लेवल का सिस्टम आपको समझना हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट सिस्टम हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल का, ठेकेदारी एक ऐसी चीज है जो हो रही है रीजनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। ठीक है, जर्मनी नया ठेकेदार आया, विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे रशिया नया ठेकेदार आया, यूएस से भी एक नया ठेकेदार आया, दोनों में कोल्ड वॉर चला। ठीक है, अब धीरे धीरे नए चाइना जो है वो एक नए ठेकेदार उभर रहे हैं कुछ पिछले सालों से, पिछले 20-30 सालों से। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ठीक है, खैर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। ये हमें समझ आया कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का एक इंटरनेशनल कैरेक्टर है, यानी कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म किसी एक देश की जो है वो, ऐसा नहीं है कि केवल ब्रिटेन कर रहा है या जर्मनी कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। यूएस भी वही करना चाहता है, यूएसएसआर भी वही करना चाहता है, जापान भी वही करना चाहता है, चाइना वही करना चाहता है। अब भारत के लीडर बैठ के सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम भी ऐसा ही करें या कुछ और करें। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है ना, क्योंकि ये एक पॉइंट आपने बार बार सुना होगा, भारत किसी पर अटैक नहीं करता। ठीक है, भारत को किसी पर अटैक करने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर खुद की इतनी समस्याएं हैं, उसको पहले रिजॉल्व करें तब किसी और पर अटैक करें। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। भारत के पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि जो कॉलोनीज है उनको एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है, कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करने का मतलब ये है कि आपको रिसोर्सेज चाहिए। भारत ऑलरेडी इतना बड़ा देश है, उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज थे, उसी को ही पहले अच्छे से यूज कर ले। राइट, भारत की आंतरिक समस्याएं प्लस भारत की रिसोर्सेज रिचनेस जो है वो भारत को एक कॉलोनियल, एक इंपीरियलिस्टिक शक्ति में कन्वर्ट होने से बचाता है। ठीक है, एक तर्क है। दूसरा तर्क यह है कि भारत सक्षम नहीं है। क्लियर, भारत सक्षम नहीं था एक इंपीरियलिस्टिक शक्ति बनने का। क्यों? क्योंकि भारत को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा चुका था पिछले 300 सालों से। भारत से जो है वो वेल्थ को ड्रेन किया जा चुका था। भारत को इतना कमजोर किया जा चुका था मानसिक तौर पे भी और इकोनॉमिक तौर पे भी भारतीय जनता को, कि उसका एक बड़ी इंपीरियलिस्टिक शक्ति बनने का जो अगर सपना हो या अगर इच्छा या एम्बिशन हो, महत्वाकांक्षा हो एक बड़ी इंपीरियलिस्टिक शक्ति बनना, ठीक है, कॉलोनाइज करना दूसरे देशों को, तो उस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए भारत को जुझारू तौर पर बड़े जो है वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर होगा, और उस लेवल पर आने के लिए भारत तैयार नहीं था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे थे। तो खैर वो एक बिल्कुल अलग डिबेट है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं यहां पर। कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म हैड एन इंटरनेशनल कैरेक्टर। ये जो एक लाइन है ना, एक फ्रेज है, इस पे ऐसे बनता है, इस पे जो है वो एथिक्स के सवाल बनते हैं। यही आपको इकोनॉमिक्स में काम आएगा, यही आपको पॉलिटी यानी GS2 में IR वगैरह में काम आएगा। इसी एक लाइन पर जो है वो आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है। इसी एक लाइन को आपको ग्लोबल शक्ति, सारी बात छोड़िए, UPSC की बात ही छोड़ते हैं। ठीक है, एक एज अ सिटीजन, एक एज अ मनुष्य की बात करते हैं। आपको अगर दुनिया का सिस्टम समझना है तो इस एक लाइन को समझ लीजिए। इस एक लाइन से आपको दुनिया के सिस्टम का इतिहास समझ आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट आप देखते चले जाएंगे ना, उस बेस के आधार पर डेवलपमेंट्स अगर आप देखते चले जाएंगे तो वर्तमान भी समझ आएगा और फ्यूचर भी आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। With the development and crystallization of an anti-imperialistic nationalist ideology, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पी इंपीरियलिस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। ये जो फ्रेजेस है ना, ये जो पॉइंट्स है, इसी पर ही घुमा फिरा के पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन, कि ये जो एम्पी इंपीरियलिस्टिक नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी है, ये कहाँ तक सिद्ध थी, किस नेता का कितना इन्फ्लुएंस था, सही थी या गलत थी, कब होनी चाहिए थी, क्या इस समय सही थी, क्या इस समय गलत थी।
राइट। इस समय उस समय की बात जो मैं कर रहा हूं, यानी नॉन कोऑपरेशन के समय कितनी थी, सिविल डिसोबीडियंस के समय कितनी थी, ठीक है, भारत के बंटवारे के समय कितनी थी, पाकिस्तान के बनने के समय कितनी थी, क्या जो कौन सी आइडियोलॉजी की बात की जा रही है, एंटी इंपेरियलिस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ये जो डेवलप हुई है, emerged a nationalist foreign policy perspective। देखिए स्टेटमेंट पूरा पढ़िएगा। with the development and crystallization of anti-imperialistic nationalist ideology there emerged a nationalist foreign policy perspective। भारत के लीडर्स को पता था कि हमें आजादी मिलेगी, वो नेचुरल है, ठीक है। अंग्रेजी सरकार, अब एक सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात सोच लीजिए कि जो अंग्रेजी सरकार है उसने क्या किया, भारत पर आक्रमण करके भारत पर मतलब एक साथ आक्रमण नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे भारत को पहले इकोनॉमिकली कॉलोनाइज किया, फिर पॉलिटिकली कॉलोनाइज किया, ठीक है। धीरे धीरे जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप पर अधिकरण किया अपना राजनीतिक, ठीक है, भारत को कॉलोनाइज किया उन्होंने, अपनी इंपेरियलिस्टिक शक्ति का एस्टेब्लिशमेंट किया भारत पर धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर वो भारत में, देखिए इसका बेसिक मतलब क्या है कि भारत के लोगों को मारा पीटा उन्होंने, भारत के लोगों को डराया धमकाया, भारत के लोगों को घूस खिलाई, भारत के लोगों को बहलाया फुसलाया, उनसे प्रेम से भी जो है वो बात करी, उनसे लाठी दिखाकर भी बात करी, धीरे धीरे उन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब होगा क्या, अब जो भारत की जनता है वो कुछ समय तक अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में रहेगी, उस जनता का कुछ हिस्सा जो है वो अंग्रेजों के कांटेक्ट में रहकर उनसे फायदा उठाएगा, उस जनता का कुछ हिस्सा बिल्कुल ही सभी फायदे से वंचित रहेगा, उस जनता का कुछ हिस्सा धीरे धीरे एक रिजेंटमेंट की भावना पैदा करेगा अपने अंदर, और धीरे धीरे जो है वो उस इंपीरियलिस्टिक सरकार के खिलाफ एक बड़ी शक्ति उभरती जाएगी, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा ही जरूर कि वो जो बड़ी शक्ति है वो इंपीरियलिस्टिक सरकार को मजबूर कर देगी या तो चले जाने पर, या तो वो बड़ी शक्ति जो है वो उसका तख्ता पलट कर देगी। दिस वाज इनएविटेबल, ये होना ही था, ये अंग्रेजों को भी पता था, लेकिन अंग्रेज कोशिश कर रहे थे कि ये जो इनएविटेबिलिटी है ये ज्यादा से ज्यादा समय तक टल जाए। अंग्रेजों की पॉलिसी क्या होती थी कि ये जो घटना होने ही वाली है, जो होगी, तख्ता पलट होगा, ये ज्यादा से ज्यादा समय तक टल जाए। अंग्रेजों की पॉलिसी इस बेसिक फंडे पर बेस होती थी कि हमें जो है वो पॉलिसी ऐसी बनानी है जो ज्यादा से ज्यादा समय तक भारत में इंपीरियलिस्टिक कंट्रोल हमारा बनाकर रखे, ठीक है। तो भारतीय लीडर्स को भी ये पता था कि अंग्रेज जाएंगे। दैट मीन्स भारतीय लीडर्स ने फ्रॉम देयर इंसेप्शन, जहां से उन्होंने, या फ्रॉम देयर कंसेप्शन जहां से वो शुरू हुए हैं, तभी से ही ये मत सभी भारतीय लीडर्स में था कि हमें फॉरेन पॉलिसी को जो है वो अपने एजेंडाज में शामिल करना ही पड़ेगा, हमें एक फॉरेन पॉलिसी डेवलप करनी ही पड़ेगी, उस फॉरेन पॉलिसी को हमें इवॉल्व करना पड़ेगा, ताकि जब अंग्रेज जाएं तो हम एज अ लीडर्स जो हैं वो भारत को रिप्रेजेंट कर सके इंटरनेशनल मंच पर। क्योंकि अगर अंग्रेजों के जाने पर हम एक इंटरनेशनल फेस के रूप में नहीं नजर आए तो कोई और इंपीरियलिस्टिक शक्ति हमें कॉलोनाइज कर देगी, खतरा बना हुआ था। रशिया, जापान जो है वो दो सबसे बड़े नाम है, ठीक है। चाइना भी उभर रहा था उस समय शक्ति में, ठीक है। सो ये चीज हमें यहां पर समझ आती है भली भांति, ठीक है। तो एंटी इंपीरियलिस्टिक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से ही हमें धीरे धीरे फॉरेन पॉलिसी का पर्सपेक्टिव बनता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट इज द एवोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिसी पर्सपेक्टिव कैन बी ट्रेस्ड अंडर दीज ब्रॉड फेजेस। अब हम समझते हैं उन ब्रॉड फेजेस को जिनसे धीरे धीरे ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट हम उठाते हैं। देखिएगा 1880, 1880 टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1880 से प्रथम विश्व युद्ध के बीच की जो घटनाएं उनको समझते हैं, जिसको हम एक फ्रेज में अगर लिखें तो कह सकते हैं एंटी इंपीरियलिज्म एंड पैन एशियन फीलिंग्स। यानी कि देखिए एंटी इंपीरियलिज्म जो भावनाएं हैं वो किस में आई, भारत में, भारत की जनसंख्या में, भारत की जो पॉपुलेशन थी उसमें किस वर्ग के लोगों के अंदर आई है एंटी इंपीरियलिज्म की भावना। तो आपके पास डायरेक्ट जवाब है, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेशन प्राप्त करी। क्यों? क्योंकि जो जमींदार हैं और जो एरिस्टोक्रेसी है, जो रॉयल क्लास है भारतीयों की, उनको तो 1858 के बाद अंग्रेजों ने अपने चंगुल में ले लिया। उससे पहले वो उन्हें पीट रहे थे, लेकिन क्वीन के डिक्लेरेशन के बाद क्वीन ने कहा कि हम आपके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। तो जो रीजेंसियां हैं उनमें
उन जो रिजेंसियां जहां जहां पर अंग्रेजों की अपॉइंटेड थी वहां पर इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है वो प्रोवाइड करनी शुरू की गई भारतीय एरिस्टोक्रेसी को, या भारतीय जमींदारों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी अंग्रेजों ने। इससे जो भारतीय, देखिए यहां पर जो है वो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ठीक है। अब जो भारतीय इंटेलिजेंशिया है वो कहां पर डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में, जो धीरे धीरे वेस्टर्न तर्ज पे एजुकेट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। भारत के इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स है जहां पर अंग्रेजों ने वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंस्टीट्यूट की है, जैसे कि कलकत्ता हो गया, मद्रास है, बॉम्बे है, अवध, अवध में लखनऊ, आगरा, दिल्ली, लाहौर, ठीक है। उसके बाद पूना, सतारा, ये अहमदाबाद, सूरत, तो ये जितने भी पॉकेट्स हैं, इंदौर वगैरह, यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों ने अपने इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करे। उसी के पैरेलल में नेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुए, और वहाँ पर जो अंग्रेजी तर्ज पर, वेस्टर्न तर्ज पर जो पढ़े हुए नए युवा निकले, और वो फिर जब उन्होंने यूरोप जाकर पढ़ाई करी तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि अच्छा, जो इंपीरियलिस्टिक सरकार होती है वो ऐसी होती है, वो हमारे यहाँ नहीं है, वो तो यूरोप में भी हो रहा है, दक्षिण अमेरिका में भी हो रहा है, वो तो हर जगह हो रहा है। तब उन्हें समझ आया है कि अच्छा, फ्रीडम करके भी चीज़ है और उसकी डिमांड भी की जा सकती है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब चीज़ें भी हैं। और वही जब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है, वही जब भारत आकर उन्होंने अपने आप को, या भारत में ही पढ़ाई करी हो अगर उन्होंने जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, तो हमें शुरुआती पार्टियां बनती हुई दिखी। और वही शुरुआती पार्टियों ने जब जुड़कर एक कांग्रेस एस्टेब्लिश कर ली, तब हमें आईएनसी बनती हुई दिख गई। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, लेकिन ये प्रोसेस है, पूरा ड्यू प्रोसेस है। तो ये सब घटनाएं कब घटी हैं? वेस्टर्न तर्ज पे भारतीय एजुकेट होना कब शुरू हुए? 1813 में पहली बार घोषणा हुई, 1833 में, 1835 में मैकॉले का माइन्यूट आया, वुड डिस्पैच आया 54 में, उसके बाद 60 में जो है वो क्या आया, यूनिवर्सिटीज एक्ट, यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई। सो दैट मीन्स 1850 और उसके बाद के दशकों को हम मान सकते हैं कि भारतीय युवा जो हैं वो वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेट होकर जो ये वेस्टर्न आइडियाज हैं, एंटी इंपीरियलिस्टिक आइडियाज जो हैं, वो भारतीय मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया के मन में जो है वो उत्पन्न हुए, और धीरे धीरे जो है वो एक पॉलिटिकल जागृति उनके मन में जागी, ठीक है। उसी के साथ साथ देखते जाइएगा, उसी के साथ साथ 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, ब्रिटिश राज का शासन जो है वो भारत पर, भारत से जितना भी पैसा मिला ब्रिटिश क्राउन को, उस पैसे को उन्होंने अब अपनी इंपीरियलिस्टिक शक्ति का एक्सपेंशन करने के लिए यूज किया पूरी दुनिया में। दैट मीन्स 1850 के बाद के दशकों में भारत से निकले हुए पैसे को ब्रिटेन ने अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज को एक्सपेंड करने में लगाया, भारत से निकले हुए पैसे को ब्रिटेन ने अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी शक्ति, अपनी इंपीरियलिस्टिक कॉलोनीज को एक्सपेंड करने में लगाया। और उसी के खिलाफ जो है वो एक एंटी इंपीरियलिस्टिक मोर्चा भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। तो वो जो एंटी इंपीरियलिस्टिक मोर्चा है, वो जब देख रहा था कि ब्रिटेन भारत से निकाले हुए पैसे को जगह जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है, भारत से सैनिकों को ले जाया जा रहा है हजारों लाखों की संख्या में, और अलग अलग जगह पे उनको लड़वाया जा रहा है, तो एक जो है वो भारतीय इंटेलिजेंसिया या जो भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, उनके अंदर एक भावना जागी कि ऐसा नहीं चलेगा, हमें एक इंटरनेशनल पॉलिसी, एक फॉरेन पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि जिन देशों पर जाकर जो है वो ब्रिटेन आक्रमण कर रहा है, वहाँ की जनता के साथ हम सहानुभूति जो है वो एस्टेब्लिश कर सकें, वहाँ की जनता को जो है वो हम प्रमोट कर सकें, कि वहाँ की जनता को भी बताया जा सके कि ये आक्रमण करने आए हैं, ज़्यादा नहीं, 50-60 सालों में आप आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, हमारे पास खुद शक्ति नहीं है, हम केवल आपको सहानुभूति दे सकते हैं लिखित तौर पर, खतों के माध्यम से। लेकिन वो समय आएगा जब आप आज़ाद होंगे, तब एक राष्ट्र के रूप में आप उभरेंगे, और हम जो है वो पड़ोसी दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि हम सिमिलर हालातों से गुजरे हैं। तो कुछ ऐसी जो है वो सोच थी। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आया होगा, ठीक है। आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेंगे टॉपिक से मेरे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको आगे। मैं बहुत, जब वर्ल्ड हिस्ट्री कराऊंगा ना, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तब आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कई बार अगर आपको लगता है ना कि मैं बहुत, मतलब कई सारी चीजें हैं जो कई बार चली जाती होंगी, ठीक है, बिल्कुल सर के ऊपर से, आपको हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगे, ठीक है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि उनको एक बार दोहरा के जरूर देखिएगा।
आपके पास शक्ति है, थोड़ा आप रिवाइंड करें और फिर से देखें। अच्छा एक और तो रिवाइंड करें और फिर से देखें तो समझ आ जाएगा आपको वो चीज़, ठीक है। यही फायदा है यूट्यूब पर होने का। अदरवाइज यही लेक्चर्स अगर मैं क्लास में लूँ, एक ही सेशन को 10 बार बताऊँ, ठीक है, तो बहुत लंबा समय लग जाता है। यूट्यूब पे होने का ये तो फायदा, थोड़ा सा रिवाइंड किया और फिर से देख लिया, ठीक है। खैर एक और क्वेश्चन जो है वो बच्चों ने उठाया कि सर एड्स बहुत आती हैं वीडियो में आपकी, तो एड्स के लिए मेरा एक बिल्कुल बेसिक जवाब ये है कि जब प्रीमियर हो रही होती है वीडियो तब देख लिया कीजिए। यानी 8 बजे जब मेरी वीडियो आती है ना, तब देख लिया कीजिए। उस समय प्रीमियर में तो ऐड नहीं आती, ठीक है। उस समय देख लिया कीजिए वीडियो, क्योंकि उसके बाद जब चलते तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना कि ऐड आएगी कि नहीं आएगी। वो तो यूट्यूब डालती है, यूट्यूब की एआई ऐड डालती है, हमारे कंट्रोल में थोड़ी है वो, ठीक है। कि कितनी ऐड आएगी, कब ऐड आएगी, वो सब तो यूट्यूब डिसाइड करता है। तो इसीलिए जब प्रीमियर हो रहा होता है, एक सॉल्यूशन, मतलब अगर आप चाहते हैं, अगर अगर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐड आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, तो वैसा ठीक है। अगर अगर आपको फर्क पड़ता है तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो जब प्रीमियर होती है वीडियो तब देख सकते हैं, ठीक है। तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। सो 1880 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंटी इंपेरियलिज्म एंड पैन एशियन फीलिंग्स की हम बात कर रहे हैं। तो एंटी इंपेरियलिज्म की भावना तो आ गई। अब पैन एशियन फीलिंग का मतलब क्या है? पैन एशियन फीलिंग का मतलब है बहुत सिंपल, कि जो एशिया की जो कंट्रीज है ना, उनको ब्रिटेन या जो यूरोपियन कंट्रीज ने क्या बोला कि तुम जो है वो नॉन सिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, हमने जो है वो सिविलाइजेशन का ठेका उठाया है। जब इन कंट्रीज ने धीरे धीरे अंग्रेजों को आंखें दिखानी शुरू करी या यूरोपियन शक्तियों को पिछाड़ना शुरू किया, तो एक ऐसी भावना जागी एशियंस के अंदर कि नहीं, हम भी जो है वो मजबूत शक्ति के रूप में उभर सकते हैं, जिसमें से जापान, उभरता हुआ चाइना और कुछ हद तक भारत, ऐसी एशियाटिक शक्तियों के रूप में उभरे, जो बाद में ग्लोबल डोमिनेंस में भी उनका बड़ी भागीदारी रही, ठीक है, और विश्व युद्ध में भी काफी बड़ी भागीदारी रही उन्हीं शक्तियों की। खैर पॉजिटिव था या गलत था, लेकिन यूरोपीय शक्तियों के विपरीत एशियाटिक शक्तियां थी, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। सो पहला पॉइंट देखिएगा, आफ्टर 1878 द ब्रिटिश अंडरटुक अ नंबर ऑफ एक्सपेंशनिस्ट एक्सपीडिशंस, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक्सपेंशनिस्ट एक्सपीडिशंस आफ्टर 1878। 1877 रॉयल दरबार, 78 लॉर्ड लिटन का समय चल रहा है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया को केसर हिंद दिया गया, क्वीन विक्टोरिया के हाथ में बड़ी शक्ति आई, सिक्के छपे भारत में, काफी कुछ हुआ 1877 में, ठीक है। और 78 का जो साल है उसमें काफी सारी बड़ी घटनाएं घटी हैं, और इन्हीं सालों के दौरान जो है वो बहुत सारे कानून भी पास हुए। मैंने बोला ना, ये खतरा अंग्रेजी सरकार को भी था कि ऐसा नहीं है कि वो जो है वो उनका दिमाग बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री था कि हमें कोई नहीं हरा सकता। उनके अंदर भी ऐसी, यानी कि ब्रिटिश जो क्राउन है उनके साथ भी तो जद्दोजहद थी ना, वहां पर भी तो टोरी और विग, कंजर्वेटिव और लिबरल, ठीक है, लेबर पार्टी, वहां पर भी तो शक्ति का स्ट्रगल लगातार चलता रहता था ना। अब देखिए, जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली है, दैट इज वन ऑफ द पावरफुल फैमिली इन ब्रिटेन। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो बहुत बहुत पावरफुल है ब्रिटेन में, भले ही उनके पास रॉयल टाइटल ना हो, ठीक है ना, भले ही उनके पास रॉयल टाइटल ना हो, लेकिन पावरफुल फैमिलीज हैं। तो उन पावरफुल फैमिलीज का कितना इन्फ्लुएंस रहेगा भारत पर, इस चीज को भी तो मैनेज करना था ना। तो भारतीयों को जोड़कर रखना, भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ जोड़कर रखना ब्रिटिश क्राउन के लिए बहुत अनिवार्य था। तो लाइन से हमें कई कानून बनते हुए दिखते हैं 1858 के बाद, ठीक है। 1858 से आप ये मान के चले 1892-95 के बीच में बहुत सारे कानून बने हैं, ठीक है। और उन कानूनों के बारे में धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स, और उससे पहले कानून क्यों नहीं बनाए? क्योंकि जो कंपनी का राज था उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है चलने दो, उन्होंने कुछ जो है वो लॉज बनाए, लेकिन ज्यादा बड़े लेवल पर दखल नहीं दिया भारतीय जो जुडिशरी है उसमें, या भारतीय लेजिस्लेशन के, भारत में जो है वो लेजिस्लेशन एस्टेब्लिश करने के मतलब तरफ जो है वो ज्यादा उन्होंने कदम नहीं बढ़ाए। लेकिन 1858 के बाद भारत में प्रॉपर जो है वो क्राउन का राज एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद काफी सारे कानून बने, तो एक अलग टॉपिक है, उसमें आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। खैर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये एक्सपीडिशंस देखिए कहां कहां पर है। द सेकेंड अफगान वॉर 1878 से 80, सेकेंड अफगान वॉर, लॉर्ड लिटन के एक्सपीडिशंस, ठीक है।
द डिस्पैच ऑफ ट्रूप्स बाय इंग्लैंड इन 1882 टू सप्रेस द नेशनलिस्ट अपराइजिंग बाय कर्नल अराबी इन इजिप्ट। इजिप्ट के कर्नल अराबी द्वारा जो अपराइजिंग हुई, नेशनलिस्ट अपराइजिंग हुई इजिप्ट में, उसको कुचलने के प्रति भारत से जो ट्रूप्स भेजे गए उसकी कड़ी निंदा की गई भारतीय लीडर्स द्वारा। उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे, राइट। लेकिन ये जो कड़ी निंदा, अब देखिए ये पॉइंट बनता है ना यहां पर, ये जो अंग्रेजों ने किया पहले, क्या लॉर्ड लिटन ने एंग्लो अफगान युद्ध छेड़ दिया फिर से, ठीक है। वो अफगानियों के साथ क्यों लड़ रहे हो, वॉरियर ट्राइब्स हैं वो, उनका काम है लड़ना, आप उनसे लड़ते रहोगे कोई फायदा नहीं निकलेगा, वही राजपूतों वाला काम है, ठीक है। जैसे राजपूतों से आप लड़ते रहोगे कोई फायदा नहीं निकलेगा, वैसा ही अफगानियों का है, वॉरियर क्लैंस है, उनके लिए खेल है लड़ना, हथियारों से खेलते हैं वो लोग, बच्चा बच्चा खेलता है वहां का हथियारों से, ठीक है, आज भी और तब भी खेलता था। तो अंग्रेज उनके साथ इंडल्ज हैं। वैसे उन्होंने बहाने कह दिए कि रशिया आ जाएगा, फ्रांस आ सकता है वहां से, कोई और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भारत में ना आ जाए, लेकिन लिटन अपने नाम पर ग्लोरी चाहते थे। लिटन के अपने अलग एजेंडास थे। लिटन को जब समझाऊंगा तब बताऊंगा, ये एंग्लो अफगान युद्ध वहां पर समझाऊंगा जब एक स्पेसिफिक टॉपिक लिटन पर लेकर आऊंगा, ठीक है। लिटन रिपन दोनों एक साथ हो गए, क्योंकि लिटन ने जो काम बिगाड़े, रिपन ने वो काम सुधारे, ठीक है। वाइसरॉयज हैं बाय द वे, जिनको समझ नहीं आ रहा लिटन और रिपन कौन है, ठीक है। इसीलिए अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लिटन रिपन कौन है और इनकी टाइमलाइन नहीं पता होती। तो देखिएगा, मेरे जो सेशंस है ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ये मैंने कहाँ से उठाया पॉइंट, एक कमेंट में से उठाया, इसलिए बोलता हूँ मैं कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों के, वहां से फीडबैक में से मैं चीजें जो है वो गेन करता हूँ और वही चीजें आपको जो है वो लेक्चर में बताता हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे, मतलब स्टूडेंट कई सोचते होंगे कि आपने सर ये फैक्ट छोड़ दिया, ये बात छोड़ दी, ये बात नहीं बताई। तो मैंने हमेशा से जोर दिया है कि मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम कर रहा हूँ, फैक्ट इकट्ठा करना मेरी प्रायोरिटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा फैक्ट जो है वो आ जाए साथ, तो मैं उन किसी कोई फैक्ट अगर आ रहा होगा तो मैं उसे रोकूंगा नहीं अपनी तरफ से, लेकिन मेरी प्रायोरिटी फैक्ट को लाना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट जनरेट करना है। फैक्ट तो इकट्ठा करने के लिए गाइड बुक्स दुनिया भर की है, फैक्ट इकट्ठा करने के लिए तो बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको यूट्यूब पे कोई नहीं मिलेगा, ढूंढ के देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत कम, मतलब कोई नहीं तो खैर मैंने हवाबाजी में बोल दिया, लेकिन ढूंढ के देख लीजिएगा, बहुत कम ऐसे टीचर आपको मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको। फैक्ट बताने के लिए बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट भी बताएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ ऐसी है कि जिस एलोब्रेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिस डेप्थ में मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पैशन से मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई और कर पा रहा है, ठीक है। खैर, सो नेक्स्ट पॉइंट है ये जो सेकेंड अफगान वॉर, ठीक है, उसके अलावा इजिप्ट में जो सैनिकों को भेजा गया, भारतीयों ने विरोध किया, और भारतीय केवल विरोध ही कर सके। अब क्रिटिसाइज किया जाता है कि भारतीय केवल विरोध ही कर सकते थे, भाई विरोध करना भी बहुत जरूरी था। अगर विरोध नहीं करते, चुप बैठते, तो कैसे कल्मिनेट होता। शुरुआती नेताओं ने जो विरोध किया है ना, वही धीरे धीरे बाद में क्रांति के रूप में उभरा है, क्योंकि भारतीयों को तो विरोध करने की आदत ही नहीं थी उस समय। अंग्रेजों ने इतना, जैसे मान लीजिए आज के देहात में जो महिलाओं की सिचुएशन है ना, ठीक है, वैसा उस समय भारतीय पुरुषों की सिचुएशन थी अंग्रेजों के सामने। जो आज भारत का पुरुष बोलता है ना कि मैं मर्द हूं और मैं मतलब जुत्ती के नीचे रखते हैं महिलाओं को, कई बोलते हैं ऐसे, अपमान की बात है महिलाओं की, ठीक है। सम्मान कीजिए, माताएं हैं वो हमारी, ठीक है। अगर महिलाएं ना हो ना तो आदमी आदमी को खाने लग जाए, महिलाओं की वजह से ही आदमी जो है वो सभ्य तरीके से रहते हैं, ठीक है। खैर, एक अगर मैं एनालॉजी जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो जो हालात महिलाओं के रखे हुए हैं ना पुरुषों ने, वही कुछ हालात अंग्रेजों ने भारतीयों के रखे हुए थे, ठीक है। यानी अंग्रेजों की जुत्ती के नीचे थे भारतीय सभी, चाहे वो कितना भी रॉयल फैमिली से हो, ठीक है। ये जो हालात, इस हालात में अगर, यानी कि भारतीय जो है वो विरोध नहीं कर सकते थे अंग्रेजों का, ठीक है। भारतीय जो है वो अंग्रेजों का क्या नहीं कर पा रहे थे, विरोध नहीं कर पा रहे थे। वहां पर अगर ऐसा इंटेलिजेंसिया है जो विरोध कर रहा है अंग्रेजों का, और उस पर सिडिशन लगाकर अगर उसे जेल भेजा जा रहा है, जैसे तिलक जैसे लोग हैं, तो उन्होंने एग्जाम्प्लीफाई किया है कि विरोध करो और जेल में जाने से डरो मत। गांधी जी जैसे लोगों ने एग्जाम्प्लीफाई किया है कि अगर एग्जिस्टिंग सरकार का आप विरोध नहीं करोगे, अगर आप जेल में जाने से डरोगे, तो ये जो जेल का डर है, सजा का जो डर है, ये आपके दिमाग पर ऐसा बिठा दिया जाएगा, ऐसा चंगुल में रखा जाएगा आपको, ठीक है, आप कभी उभर नहीं पाओगे उससे बाहर, ठीक है। तो सबसे पहला है आपको मानसिक इन चेन्स को तोड़ना है, डर से बाहर निकलना है। वही काम इन लीडर्स ने किया। पहले वो
वो ऑब्स्ट्रक्शन तोड़ा इन्होंने कि भारतीय भी जवाब दे सकते हैं अंग्रेजों को, भारतीय क्रिटिसाइज कर सकते हैं अंग्रेजों को, हम भी इतने पढ़े लिखे, हमारे पास भी आ गई डिग्री, इसीलिए भारतीयों ने भी सूट बूट पहनना शुरू किया ताकि वो अंग्रेजों के बराबर खड़े हो सके। भारतीयों ने भी डिग्रियां विग्रियां लेनी शुरू करी क्योंकि अंग्रेजों के बराबर खड़े हो सके। खैर, एक आइडियोलॉजी वो भी है कि वो लेविशनेस में पड़ गए, लेकिन जो इंटेलिजेंसी है उसकी बात कर रहा हूं। अंग्रेजों के सामने खड़े होकर उन्होंने अंग्रेजी में बातचीत करी। भगत सिंह ने क्यों गिरफ्तारी दी? बेवकूफ थोड़ी था वो। भगत सिंह अगर चाहता तो कभी पकड़ में नहीं आता, काफी स्मार्ट इंसान था। गिरफ्तारी क्यों दी? ताकि अंग्रेजों से सामने सामने बात करे, ये बात पुट की जा सके कि एक जवान नौजवान जो लोग हैं वो इतने मैच्योर हैं कि वो अंग्रेजी इंपीरियलिस्टिक, अंग्रेज जो समझते हैं ना कि भारतीय जो है वो बेवकूफ है, इनको कुछ समझ नहीं आता, यही वो प्रूव करना चाहते थे कि जो भारतीय यूथ है वो इतना अवेयर है कि आप जो ये इंपीरियलिज्म खेल रहे हैं ना हम अच्छे से समझते हैं। और ओपन कोर्ट में चैलेंज किया अंग्रेजी गवर्नमेंट को। दिस वाज भगत सिंह का एजेंडा। और ये जो छूट है, ये जो बोलने का कॉन्फिडेंस है भारतीय यूथ में, ये कहां से आया? ये उन शुरुआती नेताओं से आया जिन्होंने इन घटनाओं के खिलाफ जो है वो विरोध करना शुरू किया अपने जो भी पब्लिकेशन है उसके माध्यम से, या जो भी उनके पास मंच अवेलेबल था, भले ही वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, भले ही वो जो भी सभाएं करते हो किसी भी तरह की, लेकिन उन्होंने बोलना शुरू किया। तो बहुत जरूरी है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी अगर एग्जिस्टिंग सरकार या कोई भी अथॉरिटी है आपके ऊपर, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अगर आपके हितों का हनन कर रही है या किसी और के हितों का भी हनन कर रही है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके विरोध में आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो अकेले बोलने से अगर आप घबराएंगे तो कभी भी वो सपोर्ट जनरेट नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो ब्रेक द बैरियर, ट्रेल ब्रेज करना जो है वो शुरू कीजिए, बैरियर तोड़िए, और अपने, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कहीं भी जो है वो हनन किया जा रहा है आपके या किसी और के हकों का, तो उसका विरोध करने की जो है वो शक्ति, मानसिक शक्ति लाइए अपने अंदर। और क्योंकि अगर आप जो है वो इस तरह की शक्ति अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकेंगे तो अपनी अगली जनरेशन को आप क्या जवाब देंगे? राइट? अगर आपके ही अगली जनरेशन आपसे पूछेंगे आपने क्या किया था उस समय, तो आप क्या जवाब देंगे? कुछ जवाब नहीं होगा, बहुत शर्मनाक हो जाएगी, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी सिचुएशन। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। एनेक्सेशन ऑफ बर्मा इन 1885, बर्मा को एनेक्स किया जब। ठीक है, अब बर्मा की सिचुएशन काफी जो है वो रोचक है। ठीक है, बर्मा को भारत का हिस्सा रखा जाए, भारत से आजाद क्यों कर दिया गया, अंग्रेजों ने भारत से आजाद क्यों कर दिया? तो जो भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, खासकर गांधी जी ने काफी प्रेशर डाला कि बर्मा की जो जनता है उनका अलग कल्चर है, उनकी अलग सिविलाइजेशन है। अगर अंग्रेजों ने बर्मा को भारत में जोड़ लिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। बर्मा इज इनफैक्ट ज्योग्राफिकली अ डिफरेंट रीजन, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर है बर्मा। ठीक है, तो बर्मा को अगर अंग्रेजों ने, या प्रेजेंटली म्यांमार को अगर अंग्रेजों ने भारत का हिस्सा बनाया है, तो गांधी जी ने कहा कि अगर भारत आजाद होगा तो हम बर्मा को अलग कर देंगे भारत से। जैसे पाकिस्तान को या नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है उसको अलग करने के सपोर्ट में नहीं थे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का सीधा तर्क था कि भारतीय उपमहाद्वीप एक कल्चर है, उसका एक रहना जरूरी है। ठीक है, लेकिन बर्मा भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर है, अगर अंग्रेजों ने उसको अपने कंट्रोल में लिया तो उसे आजाद कर देंगे हम, उसको अलग कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई भारतीय बर्मा में जा भी रहा है तो वहां जाके वो अपने लिए स्पेशल राइट्स की डिमांड ना करे, क्योंकि आपके कल्चर उनके कल्चर में डिफरेंस है, आप वहां पर क्यों उनके वहां पर सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर रहे हैं? तो ये स्टैंड रहा कांग्रेस का और गांधी जी का, या उस समय के ज्यादातर नेशनलिस्ट लीडर्स का, कि जो बर्मा है वो भारत से अलग रहे। अब यहां पर कई ऐसे लीडर्स थे कि जो बर्मा है उसको भी जोड़ लेंगे भारत में, तो आप में और इंपीरियलिस्ट सरकारों में क्या फर्क रह गया? ठीक है, आगे देखते हैं। सो अनेक्सेशन ऑफ बर्मा जब 1885 में होता, उसका विरोध जो है वो खुले मंच पर किया गया भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स द्वारा, लगातार किया जाता रहा जब तक बर्मा को अंग्रेजों ने आजाद नहीं कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेजन ऑफ तिब्बत अंडर कर्जन इन 1903। 1903 में तिब्बत पर कर्जन की इतनी हिम्मत हो गई कि तिब्बत पर आक्रमण कर दे। ठीक है, उससे पहले, कर्जन से पहले के जो वॉयसरॉयज रहे, या उस यानी कि जो 19वीं शताब्दी के अंतिम जो दशक हैं, उस समय अंग्रेजों के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो चाइना के किसी भूमि पर डायरेक्ट आक्रमण कर दे, क्योंकि चाइना इन इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज और प्रॉस्परस, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉस्परस जो है वो कंट्री रही भी है और है भी, बहुत सारे रिसोर्सेज है, क्योंकि मेनलैंड बहुत बड़ा है चाइना का। राइट?
तो अंग्रेजों को फ्रेंच की सहायता लेकर जो है वो धीरे धीरे उन्होंने, चाइना की कभी और पॉलिटिक्स आपसे डिस्कस करूंगा कि अंग्रेजों ने किस तरह उनको कॉलोनाइज किया, कितने हिस्से को कॉलोनाइज किया, कैसे कर्जन की हिम्मत पड़ गई कि वो तिब्बत पर आक्रमण कर दे। ठीक है, तो इस पर एक अलग टॉपिक लेकर आऊंगा, चाइना के लिए क्या ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी, वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा वो टॉपिक। ठीक है, खैर कर्जन ने जो तिब्बत पर आक्रमण किया उसका विरोध किया भारतीयों ने, क्योंकि देखिए जहां पर भी अंग्रेज अगर कहीं और आक्रमण कर रहे हैं तो वो किस जोर पर कर रहे हैं, भारत से निकाले हुए पैसे पर। भारत पैसा नहीं देगा तो वो आक्रमण नहीं कर सकते। ठीक है, भारत से अगर सैनिक नहीं मिलेंगे तो वो आक्रमण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अनेक्सेशन ऑफ बर्मा हमने समझा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, अ नंबर ऑफ अनेक्सेशंस ड्यूरिंग द 1890s इन द नॉर्थ वेस्ट टू स्टॉप द रशियन एडवांस। तो ये बहाना दिया उन्होंने कि रशियन एडवांस को रोकने के लिए हम नॉर्थ वेस्ट में जो है वो अपनी मिलिट्री पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए वहां की ट्राइब्स को हरा रहे हैं, या वहां की ट्राइब्स की जगह अपने जो है वो मिलिट्री को वहां पर हम स्टेशन कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने ये बहाना दिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, द नेशनलिस्ट सपोर्टेड द ट्राइबल रेजिस्टेंस टू दीज एडवेंचर्स बाय ब्रिटिश. In place of an aggressive imperialism, the nationalists advocated a policy of peace. C. Sankaran Nair, the Congress president in 1897, said, "Our true policy is a peaceful policy." So उस समय की जो कांग्रेस हुई 1897 में, उसमें सी शंकरन नायर ने कहा कि आवर ट्रू पॉलिसी इज पीसफुल पॉलिसी। तो जो मॉडरेट फेज है उसके जो कांग्रेस लीडर्स हैं उनकी जो पॉलिसी है वो क्या रही, वो अभी इतने सक्षम नहीं हुए कि वो इंटरनेशनल मैटर्स पर बड़े लेवल पर बोल सकें, इसलिए वो मतलब भारत में रहकर ही क्या बोल रहे हैं कि हम पीस को जो है वो फेवर करते हैं, हम जो है वो कंडेम करते हैं। अब देखो उन्हें जो है वो अंग्रेजों के गुड ग्रेसेस में भी रहना है, किन्हें, मॉडरेट्स को, इसलिए वो खुलकर अंग्रेजों का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये स्टांस भी ले रखा है कि हम पीस के साथ हैं, हम युद्ध के खिलाफ हैं। ठीक है, और वो कंडेम भी कर रहे हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं किसका, जो ट्राइबल्स हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, अफगानिस्तान के जो लगते हुए एरियाज के जो ट्राइबल्स हैं, जिनको अंग्रेज जो हैं वो धीरे धीरे युद्ध में एंगेज करते जा रहे हैं और उन्हें मारते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, सो द अमर्जिंग थीम्स ड्यूरिंग 1880 से 1914 तक की अमर्जिंग जो थीम्स हैं उनके बारे में देखिएगा। पहला पॉइंट है सोलिडेरिटी विद अदर कॉलोनीज, फाइटिंग फॉर फ्रीडम सच एज रशिया, आयरलैंड, इजिप्ट, टर्की, इथियोपिया, सूडान, बर्मा, अफगानिस्तान। ठीक है, सोलिडेरिटी विद अदर कॉलोनीज, शुरुआती क्या पॉलिसी रही भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स की, कि जो अदर कॉलोनीज हैं जिनके ऊपर ब्रिटेन या और कोई इंपीरियलिस्टिक सरकार जो है वो अपनी शक्ति को इम्पोज कर रहा है और उन्हें कॉलोनाइज कर रहा है, तो उनके साथ सहानुभूति जो है वो अपनी जतानी है और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। ठीक है, सबसे पहली पॉलिसी ये है। और जैसा रशिया में हो रहा है, आयरलैंड के साथ, इजिप्ट के साथ, टर्की में, इथियोपिया, सूडान, बर्मा, अफगानिस्तान, ये एग्जाम्पल है ऐसी जगहों के जहां पर इंपीरियलिस्टिक सरकार की प्रताड़ना से जनता वहां की प्रताड़ित थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पैन एशियन फीलिंग, दूसरी चीज आती है पैन एशियन फीलिंग क्या है। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने पॉइंट आ जाता है क्लियर, condemnation of annexation of Burma in 1885, inspiration from Japan as an example of industrial development, condemnation of participation of Japan in the international suppression of the Ai Ho Tuan uprising in 1895, condemnation of imperialistic effort to divide China, defeat of the Tsarist Russian by Japan which exploded the myth of European superiority, कांग्रेस सपोर्ट फॉर बर्माज फ्रीडम। अब इस एक ही लाइन में ना जापान को लेकर भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स की जो आइडियोलॉजी है वो हमें 3 बार बदलती हुई दिखी, 2 बार बदलती हुई दिखी, राइट, 3 टोटल घटनाएं 2 बार बदलती हुई दिखी। पहली बार 1850 के दशक के बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जापान में आया और जापान एक जो है वो उभरती हुई इकोनॉमी के रूप में सामने आया। यहां से जो भारतीय लीडर्स हैं उन्होंने कैसे जो है वो पोर्ट्रे करना शुरू किया इस घटना को, कि जो यूरोपियन है केवल वही जो है वो इंपीरियलिस्टिक, जो यूरोपियन इंपीरियलिस्टिक है केवल वही जो है वो बड़ी इकोनॉमिक शक्ति बनाने के काबिल नहीं है। यहां देख लीजिए एक एशियन शक्ति जापान भी एक बड़ी इकोनॉमिक शक्ति बन रही है, हम इनका सपोर्ट करते हैं और भारत भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, एक बार अंग्रेज चले जाएं बस। ठीक है,
पहली चीज ये। दूसरी बार फिर उसी जापान ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके पैसा कमाया, हथियार इकट्ठा किए, और अब उसने इंपीरियलिज्म जो है वो अपनी तरफ से इंपीरियलिज्म शुरू कर दिया। चाइना पर अटैक करके जो है वो अपनी कॉलोनीज एक्सपेंड करनी शुरू कर दी। ठीक है, रशिया जो उन पर हावी हो रहा था, रशिया को हराया। दोनों चीजें देखिए, चाइना पर अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी जापान ने, क्योंकि जापान के पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब जापान में आया उसके बाद जापान के पास पैसा इकट्ठा हो गया था। उस पैसे का, उस दमखम का इस्तेमाल उन्होंने अपनी जो है वो इंपीरियलिस्टिक या कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए यूज किया। तो जहां पर भारत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सपोर्ट कर रहा था, वहीं पर भारत ने जब जापान पर आक्रमण किया 1890 के दशक में, जापान ने चाइना पर जब आक्रमण किया तब उसको कंडेम किया भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स ने। पहले वो जापान के सपोर्ट में बोल रहे थे, और फिर उसके बाद जब रशिया ने जापान पर अपना जो है वो आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, और जब रशिया को हराया 1905 या उसके आसपास के सालों में जापान ने, तब फिर से जापान की वाहवाही करने लगे। तो यहां पर जो भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स है उनका स्टैंड आपको समझना पड़ेगा कि वो ना ही कि वो ये नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सरकार के लॉयलिस्ट हैं। सॉरी, इस तरह गलत पुट कर दिया। मैं जापान की बात करता हूं, जापान का एग्जांपल लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जापान के प्रति उनकी कोई खास लॉयलिटी है भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स की, लेकिन जो जापान जो कर रहा है उसको एग्जाम्पलीफाई करना और भारतीय जनता को जागरूक करना जो भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स है उनका एजेंडा था। यानी अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जापान में आ रही है तो भारतीयों को बताया जाए, देखिए एशिया में आ गई, और एशिया की एक कंट्री जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाई है। ठीक है, फिर अगर जापान ने चाइना पर आक्रमण कर दिया तो भारतीय जनता को बताया जा रहा है कि देखिए एशियंस भी जो है वो इंपीरियलिस्टिक हो सकते हैं। और फिर जब रशिया को जापान ने हरा दिया तो फिर से भारतीयों को बताया जा रहा है कि देखिए एक एशियन जो है वो यूरोपियन शक्ति को युद्ध स्तर पर हरा भी सकता है। तो भारतीयों को जागरूक करना प्लस यूरोपियंस को, यानी कि अब अंग्रेजों को अपनी तरफ से जवाब भी देना कि देखिए अगर जापान कर सकता है तो भारत भी करेगा, आप हमें जो है वो अनसिविलाइज्ड बोलना बंद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एक तो ये जापान की बात हो गई, ठीक है, पूरा का पूरा। उसके अलावा इंपीरियलिस्टिक एफर्ट टू डिवाइड चाइना, चाइना को जो तोड़ने का काम आज भी कैंटनीज और जो मैंडेरियन दो भाषाओं में चाइना टूट गया है। मेनलैंड चाइना जो है वो अलग हो गया है, हांगकांग और ताइवान अलग हो गया। तो ये जो चाइना में जो डिविजन्स क्रिएट हुए हैं, हांगकांग वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है, ये जो डिवीजन क्रिएट हुआ है चाइना में, इनका इस डिवीजन का श्रेय कहीं ना कहीं अंग्रेजों को जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में कराऊंगा आपको मैं चाइना के बारे में पूरा टॉपिक, ठीक है। लेकिन केवल हमें यह समझना है कि एशिया में हो रही इन घटनाओं, एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, बर्मा को जो अंग्रेजों ने अनेक्स किया, इन सब का विरोध भी किया भारतीय नेशनलिस्ट ने। जो अच्छी चीज हुई उसका सपोर्ट भी किया। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये रहा कि जो एशियन कंट्रीज हैं वो भी अब धीरे धीरे इंपीरियलिस्टिक शक्तियों के खिलाफ जो है वो जागरूक हो रही हैं। ये मैसेज दिया भारतीय जनता को भी कि आप निराश मत होइए, हम एशियंस भी जो हैं वो एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं, काबिल हैं हम। क्योंकि अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारतीय जमीर पर यह बात जो है वो छाप दी थी कि आप जो है वो लायक नहीं है। उन्होंने बोल दिया था कि तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। लेकिन एशिया में जापान ने करके दिखाया, उसके बाद चाइना ने करके दिखाया, और उसके बाद भारत ने भी करके दिखाया। तो अंग्रेजों को जो है वो करारे जवाब मिलते रहे समय समय पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अब हम, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान क्या घटनाएं घटी, है ना। पहला पॉइंट देखिएगा, द नेशनलिस्ट सपोर्टेड द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इन द बिलीफ दैट ब्रिटेन वुड अप्लाई द सेम प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी फॉर विच दे वर सपोज टू बी फाइटिंग। अब भारतीयों क्या लगा, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने ये एजेंडा उठा रखा था कि हम जो है वो फासिस्ट सरकारों के, फासिस्ट जो आइडियोलॉजीज है उसके खिलाफ डेमोक्रेसी लड़ रही है। तो ये जो मदर नेशन वाली जो आइडियोलॉजी है ना, ये गांधी जी ने इसका साफ साफ विरोध किया कि ऐसा भारत में कुछ नहीं है। पहली बात तो ये आइडियोलॉजी भारत से नहीं आई, ये वेस्टर्न तर्ज पे है, ठीक है। और ये जो मदर नेशन होना, ठीक है, जहां पर आपको देश के आगे हर लिखा हुआ मिलेगा बहुत जगहों पर, ठीक है। अगर भारत की बात करेंगे तो हर इंटेग्रिटी, इंडिया एज अ नेशन को एक
फीमेल फिगर का रूप दिया गया हर इंटेग्रिटी, हर इकोनॉमी, हर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किसी भी देश के बारे में, ठीक है। तो ये यूरोपियन आइडिया है, वहां से शुरू हुआ। भारत में कहीं ना कहीं ये था, लेकिन बड़े लेवल पर भारत में जो अप्लाई किया गया ना, ये यूरोपियन तर्ज पे आया है ये आइडिया, और ये बहुत कामयाब है, इसीलिए भारत में अप्लाई किया गया इसे। लेकिन यूरोप ने इस बेसिक सेंटीमेंट को यूज किया लोगों के, कि जो आपकी माता है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है ना, जनता को मैनिपुलेट भी तो करना है ना, इंपीरियलिस्टिक शक्तियों को अपने एजेंडाज को पूरा करने के लिए लोगों को लड़वाना है। अगर आपको लाखों लोगों को मरने के लिए तैयार करना है अपने लिए, तो या तो आप उन्हें भूखा रखिए इतना कि युद्ध में जो रोजगार मिल रहा है वो उनके लिए जो है वो सबसे आसान रोजगार बन जाए, तभी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सैनिक आपके साथ जुड़ जाएंगे, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में भी हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में भी हुआ, भारत चीन जैसे देशों में आज भी हो रहा है। ये जनता को डिप्राइव किया जा रहा है इतना ज्यादा कि जब एक लेवल आएगा युद्ध का, ठीक है, तो करोड़ों के हिसाब से लोग अवेलेबल होंगे कि जो ये सोचेंगे कि मर गए तो मर गए, जी गए तो पैसा मिल जाएगा, एटलीस्ट जब तक जिंदा है तब तक खाना तो देती रहेगी सेना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति थी विश्व युद्ध के दौरान, इसलिए करोड़ों के हिसाब से, प्लस लोगों के अंदर जो, ये तो आम जनता है, लेकिन जो इंटेलिजेंसिया है उसके अंदर आप कैसे भरोगे लड़ने का जोश। तो ये छोटे छोटे आइडियाज हैं कि देश तुम्हारी, यूरोप से शुरू हुआ ये, कि हमारी मदरलैंड है और हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि हमें पीस लाना है, हमें डेवलप करना है, गरीबी हटानी है, ठीक है, वो हुई सर्विस ऑफ मदरलैंड। लेकिन वो कह रहे हैं आपको मदरलैंड को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, आपको लड़ना पड़ेगा दूसरे से। और वहां की जनता ये सवाल नहीं पूछ रही कि पहले भुखमरी बीमारियां तो हटा लो तुम, ठीक है, लड़वा तो बाद में लेना, पहले हम स्वस्थ तो बन जाएं, ठीक है। तो खैर ये पॉलिसीज को हम इंटरनेशनल लेवल पर समझेंगे, लेकिन आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने मैच्योर हो चुके हैं, मतलब वैसे हो सकता है कि आप मैच्योर ना हो, लेकिन अगर आप में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैच्योर होंगे, वो शायद हो सकता है कि मेरे इस बेसिक पॉइंट को समझ सकते हो कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं, राइट। खैर, यूरोप की शक्तियां, उन्होंने जो है वो जनता को बहलाया फुसलाया, युद्ध में लड़ाया, युद्ध में एंगेज किया, और भारतीयों ने उसका जो है वो विरोध किया। और प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जो नेशनलिस्ट है उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स की इस वर्ल्ड वॉर का, ब्रिटिशर्स की जो इंपीरियलिस्टिक वॉर है इसका सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक शक्ति हैं और हम डेमोक्रेसी के सपोर्ट में या डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि ठेकेदारों को आपस में जो है वो मार्केट को बांटना था, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप, तो भारतीय नेताओं ने कहा कि अगर डेमोक्रेसी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन बदले में आप भारत में डेमोक्रेटिक शक्तियां प्रोवाइड करेंगे, आप हमें रीजनेबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाएगी भारत में, ठीक है। इस वायदा, ये अगर आप वायदा करते हैं तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। तभी जो है वो मॉन्टेगू का डिक्लेरेशन आ गया था 1917 में कि हाँ, एक रीजनेबल, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो भारत में एस्टेब्लिश हो, इसके प्रति हम कदम उठाने को तैयार हैं। तभी गांधी जी और उस समय के जो इन्फ्लुएंशियल नेता हैं, उन्होंने अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया, ठीक है। So the nationalists supported the British Indian government in the belief that the Britain would apply the same principle of democracy. ब्रिटेन वही डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल भारत में भी अप्लाई करेगा, ठीक है, for which they were supposed to be fighting. After the conclusion of the war, the Congress insisted on being represented at peace conference. In 1920, the Congress urged the people not to join the army to fight in the West. In 1925, Congress condemned the dispatch of Indian Army to suppress the Chinese Nationalist Army under Sun Yat-sen. तो इन पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि शुरुआत में तो जो कांग्रेस के लीडर्स हैं या गांधी जी भी हैं, वो अंग्रेजों के इस झलासे में आ गए, ठीक है। और कांग्रेस के लीडर्स ने या खुद स्वयं गांधी जी ने बहुत बड़े लेवल पर जो है वो प्रचार किया कि तुम सेना में भर्ती हो। लेकिन जब 1919 के रिफॉर्म्स में कुछ बड़ी शक्तियां नहीं हाथ लगी, तब कांग्रेस के लीडर्स ने खुले लेवल पर अपोज करना शुरू किया कि भारतीय जो है वो अंग्रेजी सेना में भर्ती नहीं होंगे। लेकिन यहां पर देखिए, भारतीय जो है वो इतने ज्यादा गरीब हैं, इतने भुखमरी फैली हुई है कि अगर सेना में वो भर्ती हो जाते हैं तो उनको खाना वगैरह, सैलरी वगैरह मिल जाती है, ठीक है। तो भूख से मरना या लड़ते हुए मरना, लड़ते हुए मरे तो शहीदी भी मिलेगी,
हो सकता है घर वालों को थोड़ा पैसा भी मिल जाए, सम्मान मिल जाएगा आर्मी में, समाज में थोड़ा नाम हो जाएगा कि शहीद हो गए। ठीक है, भूख से मरने से तो अच्छा ही है, उस समय के सैनिक ने यही सोचा होगा। भूख से मर रहे हैं, उससे अच्छा कुछ तो रोजगार है। और भारतीयों का अर्ज कर रही है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है कि आप जो है वो भूखे मर जाओ लेकिन अंग्रेजी सेना में ना जाओ। देख रहे हैं आप किस तरह की सिचुएशन थी। ये सिचुएशन क्रिएट की जाती है विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तो ये सारे हमने पॉइंट समझे। और हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही थी कि जो पीस कॉन्फ्रेंस होगी ना विश्व युद्ध के बाद, जो पीस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपने आप को अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहती थी। क्यों चाहती थी? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक, या भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक जो है वो स्थायी मंच चाहते थे अपने लिए। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार द्वारा बैक्ड एक मंच चाहते थे वो। नेक्स्ट देखिएगा, अब 1920 और 1930 के दशक की घटनाओं को समझते हैं हम, क्या क्या हुई। ठीक है, सो पहला पॉइंट देखिएगा, इन 1926 एंड 27 नेहरू वाज इन यूरोप वेयर ही केम इन कांटेक्ट विद द सोशलिस्ट एंड अदर लेफ्टिस्ट लीडर्स। ठीक है, 1926-27 में नेहरू यूरोप में थे और रशिया और ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क के जो सोशलिस्ट लीडर्स हैं उनके संपर्क में आए नेहरू। और जवान थे नेहरू उस समय, और धीरे धीरे उनकी जो है वो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी डेवलप हुई। सोशलिज्म एक नया आइडिया जो है वो उनके अंदर डेवलप हुआ। कहां से? उनकी इस यूरोप की ट्रिप से। ठीक है, अर्लियर दादा भाई नौरोजी अटेंडेड द हेग सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंटरनेशनल लेवल पर सोशलिस्ट कांग्रेस को अटेंड करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ H.M. हिंडमैन द फेमस सोशलिस्ट। दादा भाई नौरोजी जो है वो सोशलिस्ट लीडर्स के सोशलिज्म से दादा भाई नौरोजी का भी अच्छा जो है वो फ्रेंडशिप थी। एक H.M. हिंडमैन नाम के काफी फेमस सोशलिस्ट हुए यूरोप में, उनके काफी अच्छे दोस्त थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। लाजपत राय ऑल्सो मेड कॉन्टेक्ट विद अमेरिकन सोशलिस्ट ड्यूरिंग हिज विजिट टू द USA फ्रॉम 1914 से 1918। लाजपत राय को जब भारत से डिपोर्ट किया गया, जब तिलक को भेजा गया जेल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने ले लिया संन्यास, अरविंदो घोष ने ले लिया संन्यास, और जो लाल लाजपत राय है उनको पहले डिपोर्ट किया गया लंदन, फिर वो भारत आए और फिर उनको फिर से जो है वो बाहर जाने को बोला गया, तो वो अपनी स्वेच्छा से अमेरिका गए। वहां जाके जो गदर चल रहा था, गदर पार्टी थी, और या उसके अलावा और भी जो अन्य पॉलिटिकली एक्टिव वहां पर जो शक्तियां थी, उनको निर्देशन या उनको जो है वो लीडरशिप प्रोवाइड करी किसने? वहां पर लाल लाजपत राय ने। और वो तब यूएस के जो सोशलिस्ट लीडर्स हैं उनके कांटेक्ट में आए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। उसके अलावा गांधी हैड क्लोज रिलेशन विद टॉलस्टॉय एंड रोलैंड रोमिन। ये तो हम जानते हैं, लियो टॉलस्टॉय के साथ जो है वो गांधी जी के अच्छे रिलेशंस थे, और लियो टॉलस्टॉय को अपना जो है वो गुरु भी मानते हैं एक तरह से। गांधी मानते थे गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु, या उनके आइडियोलॉजीज का जो है वो काफी असर था गांधी जी पर। उसके अलावा एक और सोशलिस्ट लीडर्स हैं, रोलैंड रोमेन। In 1927, Nehru attended the Congress of Oppressed Nationalists at Brussels. एक इंटरनेशनल लेवल पर कांग्रेस अटेंड करने वाला एक और भारतीय नेता कौन है? फिर JL नेहरू आफ्टर दादा भाई नवरोजी। क्या अटेंड किया उन्होंने 1927 में? कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट एट ब्रसेल्स। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉलिटिकल एग्जाइल्स एंड रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका सफरिंग फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। नाउ लैटिन अमेरिका इज द सेंट्रल अमेरिका और द सदर्न अमेरिका, राइट? सदर्न अमेरिकन सब द होल कॉन्टिनेंट, ये लैटिन अमेरिका कहा जाता है इस रीजन को। तो जो साउथ अमेरिका है, जो सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ के जो ऐसे एग्जाइल्ड रेवोल्यूशनरीज हैं जिनको वहां से बाहर निकाल दिया गया है, उन्होंने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस करी। और वहां से जो है वो जवाहर, मतलब उन लोगों से मिलकर, साउथ अफ्रीका, ब्राजील वगैरह, पोर्तुगल वगैरह के लोगों से, जो पुर्तगाली भाषा बोलने वाली जो जनता है, उनसे जब मिले जवाहरलाल नेहरू, तब उन्हें पता चला कि यूएस जो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, या प्रथम विश्व युद्ध में यूएस ने भी जो डेमोक्रेसी की बात की, वो खुद एक इंपीरियलिस्टिक सरकार है, वो खुद एक इंपीरियलिस्टिक नेचर का राष्ट्र है। तो वही काम जो जापान में हुआ, वही काम अमेरिका में हो रहा है।
वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो जापान ने इंपीरियलिज्म फैलाना शुरू किया, अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करनी शुरू करी, वही काम यूएसए जो है वो दक्षिण अमेरिका के साथ कर रहा है। तो यूएसए का जो ट्रू नेचर है वो फिर जवाहरलाल नेहरू ने भारत में आकर जो है वो एक्सपोज किया, भारतीय लीडर्स को बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर पे तो ये सब भी हो रहा है। ठीक है, सो अंतरराष्ट्रीय मंच की जो या अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसको भारतीयों को बताना काफी बड़ा श्रेय जो है वो जवाहरलाल नेहरू का जाता है, या इस तरह पुट किया जाए, अंत में यह बात कही गई है कि जो भारत की नेशनल फॉरेन पॉलिसी है उसको पूरा का पूरा आर्किटेक्ट जवाहरलाल नेहरू ने किया है। वो क्यों? क्योंकि वो समय समय पर शुरू से ही, ठीक है, जब से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है वो शुरू से ही इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े रहे हैं अन्य ऐसे अन्य ऐसे पॉलिटिशियंस या अन्य ऐसे लीडर्स से जो कि अपने राज्य या देश में एक नेशनलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। The conference was organized by political exiles and revolutionaries from Asia, Africa and Latin America, suffering from political and economic imperialism. एशिया में किस किस की कॉलोनीज? एशिया में जर्मनी की कॉलोनीज है, नॉट एशिया लेकिन अफ्रीका, अफ्रीका में जर्मनी की कॉलोनीज है, अमेरिका सबसे ज्यादा जो है वो यूके की है। अगर आप अफ्रीका को देखेंगे ना ध्यान से, अफ्रीका और भारत में अगर आप जोग्राफिकल सिमिलैरिटी देखेंगे तो दोनों जो है वो पेनिजुला हैं। और जैसे भारतीय पेनिजुला जो है वो हिंद महासागर में इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न एशिया से वेस्टर्न एशिया को कनेक्ट करता है, उसी तरह अफ्रीकन जो पेनिजुला है उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बड़ी है। अफ्रीकन पेनिजुला पूरे ईस्ट को पूरे वेस्ट से कनेक्ट करता है, या हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अफ्रीका की इंपॉर्टेंस और बड़ी है। और अगर आप किसी मैप के माध्यम से अमेरिका यूके की कॉलोनीज यानी ब्रिटेन की कॉलोनीज अफ्रीका में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि नील नदी के सहारे सहारे चलते हुए जो देश हैं और नीचे दक्षिण तक, यानी कि जितना भी उपजाऊ भूमि है ना अफ्रीका की, वो सारी उपजाऊ भूमि अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर रखी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा और कोई देश नहीं थे वहां पर। जर्मनी की भी, नीदरलैंड्स की भी, फ्रेंच की भी कॉलोनीज थी। सेम बात है दक्षिण अमेरिका में, वहां पर यूएस जो है वो धीरे धीरे कॉलोनी फैला रहा था। पहले जो है वो स्पेन और पुर्तगाल की वहां पर कॉलोनियां हुआ करती थी, ब्रिटेन की वहां पर छुटपुट कॉलोनियां हैं कुछ आइलैंड्स के ऊपर। ठीक है, फ्रांस की वहां पर कुछ कॉलोनीज हैं। तो खैर वो विश्व इतिहास का मुद्दा है, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज देखिएगा, नेहरू वॉज वन ऑफ द ऑनररी प्रेसिडेंट्स अलॉन्ग विद आइंस्टीन, मैडम सुन येटसेन, रोलैंड रोमेन एंड जॉर्ज लैंसबरी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, बड़े बड़े जो हैं वो लीडर्स हैं, आइंस्टीन है खुद स्वयं, ठीक है, साक्षात आइंस्टीन खुद। तो ऑनररी प्रेसिडेंट रहे ये किसके? कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट के। उसमें से जवाहरलाल नेहरू भी एक ऑनररी प्रेसिडेंट रहे। तो ये सवाल डायरेक्ट बनता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला हमारा पॉइंट आता है सेम क्रम में चलते हुए। ठीक है, नेहरू केम टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल कैरेक्टर ऑफ यूएस इंपीरियलिज्म ड्यूरिंग हिज यूरोपियन एक्सपीरियंस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट। ठीक है, नेहरू वाज आल्सो नॉमिनेटेड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म में नॉमिनेट कर दिया गया नेहरू को। उसके बाद द कांग्रेस आल्सो डिसाइडेड टू ओपन अ फॉरेन डिपार्टमेंट टू बी इन टच विद अदर people's movements. In 1927, Nehru also visited the Soviet Union and was very impressed by achievements of infant socialist state. He saw Russia as bulwark against imperialism. तो ये सारी जो है वो नेहरू की बढ़ाई कर दी हमने आज। ठीक है, अब यहां पर जो है वो देखिएगा, हमारा दोनों पॉइंट जो है वो वैलिड है। ये कहना कि हमारा करिकुलम ही ऐसा सेट किया गया है कि हम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके लीडर्स की बढ़ाई करते रहे, ठीक है, ये रहा क्रिटिसिज्म, ये है क्रिटिसिज्म। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज ये भी सही है कि उस समय और लीडर था भी कौन? मैंने बोला ना, कांग्रेस एक मंच है, किसी एक व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू 1926-27 में एक जवान लीडर है। उससे पहले उनके पिताजी वो एक अलग पार्टी बना चुके थे, वो तो कांग्रेस के तरीकों से खुश थे ही नहीं।
कांग्रेस क्या था, एक मंच था, वो धीरे धीरे जो है वो किसी एक फैमिली के कंट्रोल में आया। ठीक है, वो एवोल्यूशन अलग है, लेकिन आजादी से पहले क्या है, कांग्रेस एक मंच है। धीरे धीरे वो नेहरू के कंट्रोल में आया। पूरी पूरी कांग्रेस जो है वो नेहरू के कंट्रोल में धीरे धीरे आई है। वो मैं आपको समझाऊंगा, एक अलग टॉपिक है, बहुत बहुत रोचक है कि कैसे जो है वो नेहरू ने, जब मैं आपको नेहरू के बारे में एक पूरा टॉपिक लूंगा ना, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कैसे नेहरू ने पॉलिटिकल शक्ति एक्वायर करी और कैसे जो है वो डिक्टेटर का टाइटल उनकी खुद की लड़की ने दिया उन्हें कि आप तो डिक्टेटर हैं। इंदिरा गांधी नेहरू कई बार जो है वो डिक्टेटर कह दिया करती थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार नेहरू जी को डिक्टेटर कह दिया था, मतलब खुली लोकसभा में, बीच लोकसभा में। ठीक है, खैर वो बात की बात है, कभी मैं आपको अलग से जब टॉपिक लेकर आऊंगा तब आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहां पर हमें समझना यह है कि उस समय नेहरू वॉज अ इंपॉर्टेंट लीडर और वो धीरे धीरे जो है वो सोशलिज्म को समझ रहे थे। रशिया भी गए और जो ये उनकी 1926 और 27 की जो यूरोप की पूरी जर्नी रही, यहां पर उन्होंने सोशलिज्म का आइडिया जो है वो ठीक से समझा, कांग्रेस को आकर बताया और फिर कांग्रेस को आकर समझाया कि देखो इंटरनेशनल लेवल पर ये सब चल रहा है और हमें जो है वो अपनी इंटरनेशनल छवि एस्टेब्लिश करने के लिए एक जो है वो फॉरेन डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। और फिर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि यस वी विल फॉर्म अ फॉरेन डिपार्टमेंट। ठीक है, और उन्होंने कहा कि रशिया वाज अ बुलवर्क अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, यानी जो रशियन क्रांति हुई 1917 की, उससे काफी इन्फ्लुएंस थे भारतीय। और उसके बाद जो रशियन देश जो है वो धीरे धीरे एक सोशलिस्ट राष्ट्र के रूप में उभर रहा था, वो बाद में वो भी खुद जो है वो एक कैपिटलिस्ट राष्ट्र में बदल गया। ठीक है, लेकिन शुरुआती एजेंडा जो है वो सोशलिस्ट राष्ट्र होने का था। ठीक है, धीरे धीरे देखिए कैपिटलिज्म बहुत मुझे मतलब सघन उससे बोलना पड़ता है कि ये दुनिया की एक ऐसी सच्चाई है जो नहीं जुटलाई जा रही। भारत ने सोशलिज्म से शुरुआत करी, भारत कैपिटलिज्म में एंटर कर गया। रशिया ने सोशलिज्म से शुरुआत करी, रशिया कैपिटलिज्म में एंटर कर गया। चाइना ने कम्युनिज्म से शुरुआत करी, चाइना का अपना अलग लेवल का कैपिटलिज्म है। जापान के साथ सेम स्टोरी, जर्मनी के साथ सेम स्टोरी है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म एक अलग लेवल का दैत्य है। ठीक है, उस पर मैं आपको एक सेशन दूंगा कि कैपिटलिज्म कैसे शुरू हुआ और प्रेजेंट में क्या रेलेवेंस है कैपिटलिज्म की, पूरा डेवलपमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत बहुत करारे तरीके से पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो यहां पर जो है वो रशिया को बुलवर्क कहा गया अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, क्योंकि रशिया ने इंपीरियलिज्म का जो चोगा है उसको उतारा और एक कैपिटलिस्ट एक सोशलिस्ट राष्ट्र के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और नेहरू जो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो है वो घोषित कर चुके थे, एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो है वो अपने आप को घोषित कर चुके थे, तो उन्होंने अपने आइडियोलॉजीज को क्रेडेंशियल या क्रेडिबिलिटी दिलाई रशियन रेवोल्यूशन का मेंशन करके, और रशिया को एक इंपीरियलिस्टिक सरकार के खिलाफ एक बड़ी शक्ति के रूप में पोर्ट्रे करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 1936 एंटी फेसिज्म जो है वो क्या चला। ठीक है, 1936 से 1935 के बाद की घटनाओं को देखते हैं। द 1930s saw the rise of fascism या फासिज्म इन यूरोप एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट इट। फासिज्म, नासिज्म जो है वो नासिज्म इज अ फॉर्म ऑफ फासिज्म। पहले इटली में फासिज्म शुरू हुआ और फिर जर्मनी में नासिज्म शुरू हुआ। ठीक है, अब ये नासिज्म या फासिज्म क्या है ये मैं आपको वैसे तो विश्व इतिहास में समझाऊंगा बड़े तौर पर, लेकिन यहां पर मैं आपको एक बिल्कुल मतलब कि एक गोलमोल सी एक एक्सप्लेनेशन देता हूं जिसमें हल्की सी बेसिक क्लैरिटी भी होगी, छोटी सी छुपी हुई। फासिज्म का मतलब यह है कि एक मास पॉपुलेशन को, पूरे राष्ट्र को, या जो गवर्निंग शक्ति है वो इस भावना से काम करे कि जो हमारा देश है उसकी जो आइडियोलॉजी है वही जो है वो सबसे सही है। ठीक है, चाहे वो गरीबों का नाश कर रहे हो, गरीबों को लूट रहे हो, खुद जो है वो चाहे कैपिटलिस्ट हो। ठीक है, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजीज है वो बिल्कुल सही है और वही हम दुनिया पर लागू करेंगे। तो जो फासिज्म है ना वो इंपीरियलिज्म या कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। खैर यहां पर देखिए कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म का ही एक जो है वो अलग रूप है फासिज्म, कैपिटलिज्म का ही एक अलग रूप है इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि जो ब्रिटिश का इंपीरियलिज्म नहीं मानेगा वो ब्रिटेन का दुश्मन है, और जिसने अपने आप को संगठित कर लिया, ठीक है, तो उसको नाम दे दिया गया फासिज्म। तो फासिज्म और इंपीरियलिज्म की आपस में लड़ाई,
दूसरी साइड सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आपस में लड़ाई। इधर भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने के बारे में सोच रहा है कि भैया हमें बना दो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो विश्व इतिहास में समझाऊंगा मैं आपको ये सारे फासिज्म ये सब क्या है, ठीक है। तो आप ये बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि एक फैसिस्ट सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि पूरे के जिसका एक ऐलान है कि हमारे जो मूल एजेंडा है ना वो सबके एक हैं, एक ही सेंटर है, सेंट्रल अथॉरिटी है, कोई फेडरल सिस्टम नहीं। जो सरकार या उस एक सरकार का कोई एक लीडर या उसका संगठन जो फैसले ले रहा है वो पूरे पूरे देश पर जो है वो झोंके जा रहे हैं, समझ रहे हैं। एक एक जो है वो नेता और उसका जो छोटा सा संगठन है उसके द्वारा उनके द्वारा लिए गए फैसले पूरे राष्ट्र पर झोंके जा रहे हों, ऐसी व्यवस्था को आप फासिज्म कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इट इज अ फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। लेकिन बहुत सारे फर्क हैं, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको समझाऊंगा, लेकिन एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में आ गया, फासिज्म ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसमें नेशनलिज्म की भावना जोड़ दी जाती है, मतलब लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाएगा, लोगों के अंदर सूडो नेशनलिज्म आप भर दो, ठीक है। तो सूडो नेशनलिज्म की भावना जो है वो फासिज्म के लिए काफी बड़ा हथियार है। तो खैर फासिज्म जब एक्सप्लेन करूंगा तब समझाऊंगा, लेकिन यहां पर फिलहाल यूरोप में फासिज्म बढ़ता जा रहा है। द नेशनलिस्ट सॉ इंपीरियलिज्म एंड फासिज्म एज ऑर्गन्स ऑफ कैपिटलिज्म। नेशनलिस्ट ने क्या कहा, ये दादा भाई नौरोजी बोलते ही आ रहे थे कि ये जो कैपिटलिज्म है ना, ठीक है, जो कैपिटलिज्म शुरू हुआ है जिसने एक कठपुतली डेमोक्रेटिक सरकार बिठाई है ताकि कैपिटलिज्म धूमधाम से जो है वो चल सके, तो कैपिटलिज्म से ही ये निकले हैं कौन, फासिज्म और इंपीरियलिज्म, ये इसी की ही संतान है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे लेंड सपोर्ट टू स्ट्रगल अगेंस्ट फासिज्म इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इन यूथोपिया, स्पेन, चाइना और चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया, चाइना, स्पेन, इथियोपिया, इन सब राष्ट्र में जो फासिज्म फैलता जा रहा था या फासिज्म सरकारें या फासिस्ट सरकारें इन पर जो कंट्रोल करती जा रही थी, उसके खिलाफ यहां की जनता को सपोर्ट करने का काम भारतीय नेशनलिस्ट ने किया। नेक्स्ट इज इन 1939 एट द त्रिपुरी सेशन। मुझे आप बताएंगे 1939 के त्रिपुरी सेशन को की अध्यक्षता किसने करी थी, ठीक है। द कांग्रेस डिसोशिएटेड इटसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिश पॉलिसी विच सपोर्टेड फासिज्म इन यूरोप, ठीक है। कांग्रेस ने फासिज्म का सपोर्ट करने वाली जो ब्रिटिश की पॉलिसी है उससे अपने आप को दूर कर लिया। इंपीरियलिज्म फासिज्म भाई भाई है, इंपीरियलिज्म फासिज्म आपस में लड़ेंगे, भाइयों में लड़ाई होती है, ठीक है। वो विश्व युद्ध का रूप ले लेगी कुछ समय बाद, ठीक है। उसका विरोध किया कांग्रेस को। इस इनफैक्ट जो 1939 का जो सेशन है ना, इसमें जिस व्यक्ति ने इस सेशन को प्रिसाइड किया उसने इस सेशन में खुले मंच पर आकर बोला था कि यूरोप में जो हालात बन रहे हैं ना, कुछ समय बाद वहां पर युद्ध छिड़ने वाला है। इनफैक्ट नॉट 39 में लेकिन 38 में कह दिया था उस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति का नाम जरा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कौन है वो व्यक्ति, ठीक है। 38 में उस व्यक्ति ने कह दिया था कि यूरोप में युद्ध छिड़ने वाला है, पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था। खैर हालात जो है वो 1927 के बाद ही बनने शुरू हो गए थे, 26 के बाद ही। नेक्स्ट देखिएगा 1939 की नेक्स्ट घटना देखते हैं। इन 1939 द जापानीज अटैक ऑन चाइना वाज कंडेम्ड बाय नेशनलिस्ट। द कांग्रेस ऑल्सो सेंट अ मेडिकल मिशन अंडर डॉक्टर अटल टू चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अटल के अंडर चाइना को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए भारत से एक मेडिकल मिशन भेजा गया चाइना, ठीक है। क्योंकि चाइना पर आक्रमण कौन कर रहा था, जापान। जापान क्या थी, एक इंपीरियलिस्टिक शक्ति बन गया था जापान, एविडेंटली स्टार्ट किया था उसने एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के तौर पे, धीरे धीरे कैपिटलिस्ट बना और फिर वो धीरे धीरे इंपीरियलिस्टिक भी बन गया, ठीक है। और चाइना पर अटैक भी कर बैठा वो 1939 में। नेक्स्ट चीज देखिएगा, ऑन द पैलेस्टीन इश्यू द कांग्रेस लेंट सपोर्ट टू पैलेस्टीनियंस। It expressed sympathy with the Jews but urged the Palestinians not to be displaced and that the issue be settled by direct dealing between Jews and the Arabs without Western intervention. अब ये जो पैलेस्तीन है ना, इजराइल है, पैलेस्तीन है, इजराइल तो बाद में बना, ठीक है। पैलेस्तीन है, जॉर्डन है, ये जो कंट्रीज है ना, ये आसपास में बहुत मतलब क्लस्टर है, वो छोटी छोटी कंट्रीज हैं आपस में। ये यहाँ पर तीन मुख्य जो है वो जनता है, ठीक है। मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, ठीक है, और अरब्स में भी शिया सुन्नी दोनों है,
और ईरान में शिया ज़्यादा है और बाकी जगह सुन्नी ज़्यादा है, लेकिन शिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, ईरान शिया बहुल है। लेकिन अरब्स हैं वहाँ पर, ज्यू हैं वहाँ पर यानी यहूदी हैं, और तीसरे वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, तो ज्यूज का अरब के साथ जो है वो पुरानी प्रॉब्लम है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में समझाऊंगा कि इस्तांबुल के ऊपर क्या चक्कर है और हाजिया सोफिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। कॉन्स्टेंटिनोपल का जो पूरा डिबेट है ये क्यों है, इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट उठाऊंगा। ठीक है, उसको धीरे धीरे उस इकोनॉमिक एस्पेक्ट को पॉलिटिकल एजेंडाज में बदलकर कैसे जनता को आपस में लड़ाया जाता है, सारी चीज़ें डिटेल माइक्रो एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बहुत मजे समझेंगे, सब समझ आएगा आपको, टेंशन ना लो। लेकिन पैलेस्तीन में जो है वो पैलेस्तीन में जो चल रहा था उसको मुद्दा बनाया गया भारत में भी। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस है वो भली भांति जानती थी, या जो उस समय के लीडर्स हैं, नॉट जस्ट कांग्रेस, उस समय के जो लीडर्स हैं वो भली भांति जानते थे कि आज़ादी के बाद भारत को एक इंटरनेशनल जो है वो फ्रंट क्रिएट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक कमजोर राष्ट्र के रूप में जो है वो भारत की छवि बनेगी, और कमजोर और छवि का ही गेम है सारा का सारा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट ऑल्सो अपोज द पार्टीशन ऑफ पैलेस्तीन। पैलेस्तीन का जो पार्टीशन किया गया, ठीक है, अब इसमें यूएन का भी एक बहुत बड़ा हाथ था, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अलग टॉपिक है, यहां पर मैं नहीं जाना चाहता उस टॉपिक में खुद, क्योंकि खुद में ही वो 3-4 घंटे का टॉपिक है। तो उसका भी विरोध किया, सो पैलेस्टीन के पार्टीशन का भी विरोध किया कांग्रेस ने। हम यहाँ पर कांग्रेस की जो या भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एवोल्यूशन समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल मामले हैं ना, इसी के साथ साथ हम क्या देखते चल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मामले जो मैटर्स हैं उनमें भारतीय किस तरह इंटरेस्ट दे रहे हैं, और इस आज के टॉपिक के माध्यम से हम कोट आउट कर रहे हैं कि क्या क्या इंटरनेशनल मामले हमें पढ़ने भी हैं। ठीक है, तो जोड़ते चले जाइए उन सारे पॉइंट्स को। अब देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या घटनाएं घटी। ठीक है, पहला पॉइंट देखिएगा, नेहरू इज ऑफन कॉल्ड आर्किटेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अभी तक आप समझ गए होंगे कि बैकग्राउंड क्या है ऐसा कहने का, लेकिन आप देखते हैं आजादी के बाद ऐसा क्या किया नेहरू ने। ठीक है, या जो नेहरूइन गवर्नमेंट है उसने, he realized the importance of the need to have direct contact with other nations and to cooperate with them in enhancing world peace and freedom. He also understood the importance of maintaining an identity as a free nation and not become a satellite of any other nation, however mighty. कीवर्ड देखिए दूसरे पॉइंट में, need to have direct contact with other nations and to cooperate with them, identity as a free nation and not become a satellite of any other nation. भारत को आजादी के बाद एक ऐसा रूप धारण करना था। ठीक है, भारत को आजादी के बाद एक ऐसा रूप धारण करना था कि ऐसा ना लगे कि भारत इतना कमजोर है कि कोई और आकर उसको जो है वो गाइड करने लगे। अब यहां पर एक बहुत फेमस गाना है इसी समय के दौरान का, मेरा जूता है जापानी। पूरा उस गाने की जो शुरुआती लाइन, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने के लिए बहुत बढ़िया गाना है ये। जूता है जापानी, जापान जो है वो चलने के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। पतलून इंग्लिस्तानी, अंग्रेजों से मिला जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उससे इज्जत बच गई, नहीं तो देश बिखर जाता। सर पे लाल टोपी रूसी, रूस ने जो है वो अभी पैसा देकर रशिया से पैसा लिया गया, रशिया से इंटेलिजेंस ली गई, तभी जो है वो देश की इज्जत बची हुई है। सर पे लाल टोपी रूसी है लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो खैर पोस्ट इंडिपेंडेंस या एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ ले तब इस गाने की गहराई को हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन ये गाना काफी गहरा है, हमें ये अभी से ही समझ लेना है। यहां से हमें एक बात और पता चलती है कि किस तरह जो चलचित्र है, मीडिया है या जो मूवीज हैं वो समाज का आईना होते हैं। ठीक है, ये बात भी हमें जहन में रखनी है अपने। आगे देखते हैं, आइए। He realized the importance of the need to have direct contact with other nations and to cooperate with them in enhancing world peace and freedom. He also understood the importance of maintaining an identity as a free nation and not become a satellite of any other nation. Satellite नहीं बनना है दूसरे देश का। सैटेलाइट बनने का क्या मतलब है कि ऐसा ना हो कि चाइना और रशिया हमारा इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो कि यूएस हमारा इस्तेमाल करे अपने पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए। तो इन टेंडेंसीज से
बचना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इन हिज एड्रेस टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 4, 1947, नेहरू लेड द फाउंडेशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेहरू laid the foundations of Indian foreign policy when? On December 4, 1947. The art of conducting the foreign affairs of a country lies in finding out what is most advantageous to the country. We may talk about peace and freedom and earnestly mean what we say, but in the ultimate analysis, a government functions for the good of the country it governs, and no government dare do anything which is short or long run in is manifestly to the disadvantage of the country. तो यहां पर वैसे इस अपनी स्टेटमेंट के माध्यम से क्या क्लियर करना चाह रहे हैं नेहरू कि हमें एक ऐसी जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनानी है जो कि भारत के हित में हो, और हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो भारत की इन द लॉन्ग रन भारत की जनता के खिलाफ हो। इसीलिए मैंने बोला ना, पिछले सेशन में मैंने आपको समझाया कि शुरू में एक मजबूत सरकार की आवश्यकता थी, क्योंकि जहां जहां पर जिन देशों को आज़ादी मिली है ना, जहां जहां पर मजबूत सरकार नहीं रही या शुरुआती जो लीडर है वो मजबूत नहीं रहा, वो लोग बिखर गए, वापस किसी और ने उनको कंट्रोल कर लिया, या तो वो सिविल वॉर में उलझ गए। इसीलिए फॉरेन पॉलिसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था भारत एज ए नेशन का, और वो स्ट्रांगली पुट करनी थी हमें, इसीलिए उसको पीछे से ही तैयार करते आया जा रहा था। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, भारत एज अ नेशन कामयाब हो सका आज़ादी के बाद, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डाइवर्स, इतना जो है वो अनकोडिफाई देश जो है वो कामयाब हो गया आज़ादी के बाद। उसके पीछे श्रेय जाता है पिछले, मतलब आज़ादी के जो पूरा संग्राम है उसमें जो पीछे से चलती आ रही तैयारी, जो भारतीय जो लीडर्स हैं उनकी मैच्योरिटी, जो समझते थे कि आज़ादी तो मिलनी है ही, लेकिन आज़ादी के बाद क्या होगा उसके लिए प्रिपरेशंस आज से तैयार करनी है। आज़ादी के बाद जो है वो कैसा रहेगा भारत, उसको आज से जो है वो सोचते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि हमने जबरदस्ती लड़ झगड़ कर आज़ादी तो ले ली, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही नहीं एस्टेब्लिश करने के लिए, जनता के पास जागरी तो है ही नहीं, सिविल वॉर छिड़ गए आपस में, जैसा कि अफ्रीका की कई कंट्रीज में हुआ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन भारत में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द मेन चैलेंज टू नेहरू वॉज टू इवॉल्व अ पॉलिसी दैट कुड हेल्प इंडिया compete on the world arena with the modern states, and for that he realized a drastic socio-economic and technological transformation of the country was required. socio-economic और technological transformation of the country बहुत important point है। यहीं से ही भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी का आपको फ्रेम दिख जाता है कि भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी जो डिज़ाइन करी गई है शुरुआती सरकार द्वारा, उसका मेन एजेंडा क्या था कि भारत को टेक्नोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म करना है ऑन अ सोशियो इकोनॉमिक लेवल ऑल्सो। भारत की सोसाइटी को भी टेक्नोलॉजिकली साउंड करना है, जिससे भारत की इकोनॉमी जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाए। ठीक है, और ये थ्रू आउट ये कैसा होगा, जब भारत में मीडियम और हैवी इंडस्ट्रीज पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इससे घाटा किसे हुआ, घाटा हुआ इससे कॉटेज इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप कीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में नेचुरली आने दीजिए। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू का कहना क्या था कि जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक जो है वो रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा भारत में, जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, ताकि भारत की इकोनॉमी जो है वो उभर आए, भारत जो है वो एक मजबूत राष्ट्र बन जाए। क्योंकि भारत के ऊपर जो ये खतरा हमेशा मंडरा रहा था उस समय कि भारत छोटे छोटे राष्ट्रों में ना टूट जाए, वो पॉसिबिलिटी खत्म करनी है शुरुआती 15-20 सालों के अंदर अंदर। इसलिए ये दोनों पॉइंट वैलिड है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए और दूसरा पॉइंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं चाहिए। गांधी जी की जो आइडियोलॉजीज थी ना वो राम राज्य बेस्ड थी। गांधी जी कह रहे थे कि हमें पूरे देश में राम राज्य एस्टेब्लिश करना है, लेकिन जहां पर जो मनुष्य है ना वो बहुत, किस तरह का जानवर कहा जाए मनुष्य को, मनुष्य ग्रीडी है, समझ रहे हैं आप, ग्रीडी है मनुष्य, बहुत स्वार्थी है, अपने जीवन की परवाह, यानी कि जीवन को समर्पित करने की जो भावना है, इस तरह की स्पिरिचुअलिटी बहुत कम लोगों में होती है। गांधी जी में थी,
और वो चाहते थे कि लोगों के अंदर भी ये आए, लेकिन सभी जनता में इन्फ्यूज नहीं कर सकते ना आप। और जो कैपिटलिज्म है एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि एक उस समय के लिए एक नेसेसरी लगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट हर्ट पीपल। देख रहे हैं दोनों आइडियोलॉजीज में ये डिफरेंस है। गांधी जी की जो पॉलिसी है वो भारत के लिए लॉन्ग रन में बहुत फायदेमंद होती, नेहरू की जो पॉलिसी है वो भारत के लिए लॉन्ग रन में बहुत घाटे में रही, घाटे का सौदा रही। ठीक है, मतलब पहले फायदा हुआ, फिर घाटा हुआ, फिर फायदा हुआ, लेकिन एक वो डिप आया। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उससे धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज करता भारत, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि गांधी जी को तो मार दिया गया। ठीक है, और उनके जाने के बाद उनकी आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों को डिफेम कर करके धीरे धीरे वो जनरेशन जैसे खत्म हुई। तो अब तो गांधी जी को कोई भी आता जाता, मेरे को तो ये हैरत होती है कि आजकल के बच्चे, चाहे उस व्यक्ति की आइडियोलॉजीज जो मर्जी हो, चाहे उस व्यक्ति की आइडियोलॉजीज कुछ भी हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति की इज्जत ना करने की जो भावना है, जो बेसिक जो मतलब जो ह्यूमिलिटी एक इमोशन, अगर आपको पता हो, ह्यूमिलिटी एक इमोशन है इंसान के अंदर, हम्बलनेस एक इमोशन है जो आज की जनरेशन में नहीं है, किसी को भी कभी भी गाली देते हैं। ठीक है, तो वो जो बेसिक ह्यूमिलिटी है लोगों के अंदर वो नहीं है, उस व्यक्ति की जीनियस को पहचानने का धैर्य नहीं है लोगों के अंदर। तो मुझे आजकल की जनरेशन के बारे में काफ़ी मतलब मुझे अफसोस होता है कि वो लोग कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, वो मतलब एक वो मेंटल सिक्योरिटी नहीं अचीव कर पाएंगे वो। क्यों? क्योंकि अगर वो इस तरह की पॉलिटिकल एजेंडाज में अगर उलझ जा रहे हैं तो वो कैसे उभरेंगे। खैर, ये एक अलग पूरी फिलॉसफी है मेरी अलग। आपको अगर मैं अपनी फिलॉसफी सुनाने लग जाऊं तो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस आकर खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपको अवेयर होना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास तो सोशियो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भारत के लिए एक बहुत अनिवार्य स्थिति थी। भारत इस स्थिति में आना भारत के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा कि his objectives was to transform India without becoming dependent on any particular country or group of countries to the extent of losing independence of thought or policy। अब गांधी जी ने रशिया का साथ लिया, सॉरी नॉट गांधी जी लेकिन नेहरू ने रशिया का साथ लिया, जर्मनी का भी साथ लिया कुछ हद तक, ब्रिटेन का भी साथ लिया, यूएस का भी साथ लिया। ठीक है, जापान का भी साथ लिया, चाइना का भी साथ लिया, चाइना को साथ दिया भी अपना। तो ये जो पॉलिसी रही शुरुआती भारतीय सरकार की कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना, पैसा भी इंपोर्ट किया गया, इंटेलिजेंस इंपोर्ट की गई, यानी बहुत सारी चीजें जो है वो दूसरे राष्ट्रों से ली गई, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करके रखा गया ताकि ऐसा ना हो कि हम किसी और पर इतना ना डिपेंडेंट हो जाएं कि हमें फिर से गुलाम बनना पड़ जाए। तो ये जो ख्याल रखा गया ना, ये नेहरू, आप आज की डेट में अगर आप ये खुले तौर पर कह सकते हैं कि हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, तो वो शुरुआती जो कांग्रेस की सरकार है उसको काफ़ी हद तक श्रेय जाता है इस चीज़ का, क्योंकि भारत को आज़ाद करना एक अलग डीमन था, उस आज़ादी को बरकरार रखना एक दूसरा खेल था। वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको डिटेल में समझाऊंगा ही, शुरुआती सरकार की पॉलिसीज के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर आ जाएगा वो मुद्दा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, व्हाट इंडिया नीडेड was peaceful relations with all nations so that it could concentrate on its development efforts and relations good enough for it to get the necessary help in the direction without compromising its freedom. In the circumstances, non-alignment seem to be the right policy। अब यहां पर हमारे पास जो मुद्दा आ जाता है ना, वो है नॉन अलाइनमेंट और पंचशीलता। पंचशील और नॉन अलाइनमेंट क्या है ये हमें समझना है, लेकिन यहां पर देखिएगा पीसफुल रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्रीडम। पीसफुल रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं, दूसरे देशों से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा निकालना है अपना, लेकिन किसी का गुलाम भी नहीं बनना, आज़ादी भी बरकरार रखनी है। तो एक ये बैलेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल था शुरुआती सरकार का। उसके लिए उन्होंने पंचशील जो है वो एक पूरी की पूरी प्रोफेसी उन्होंने अडॉप्ट करी। और नॉन अलाइनमेंट की प्रोफेसी क्या है ये आपको अब मैं कल के सेशन में कराऊंगा, क्योंकि अगर आज जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है सेशन। अगर मैंने यहाँ पर पंचशील शुरू कर दिया बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम रोक देते हैं अपने टॉपिक को आज। ठीक है, आज अभी तक हमने क्या समझा, अगला टॉपिक इसी के कंटिन्यूएशन में आएगा। ठीक है, समझा क्या हमने अभी तक
कि किस तरह, देखिएगा, जो अंग्रेजी इंपीरियलिस्टिक शक्ति बढ़ती गई, भारत में एंटी इंपीरियलिस्टिक शक्ति बढ़ती गई। भारत की एंटी इंपीरियलिस्टिक शक्ति में एक जो है वो एक मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एंटी इंपीरियलिज्म की भावना आई। वही धीरे धीरे भारत की फॉरेन पॉलिसी में कैसे कन्वर्ट हुई, आज हमने ये समझा। तो आज के टॉपिक से भले ही आपको ऐसा लगा हो कि फैक्ट हमें बहुत कम मिले, लेकिन कॉन्सेप्ट्स की मैंने काफ़ी बारिश करी है आप पे, अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने की काफ़ी कोशिश करी है। अगला सेशन मैं इसी के कंटिन्यूएंस में लाऊंगा, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि क्या खेल है, पूरा का पूरा खेल हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन वो अपने आप में एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, उतना टाइम बैंड जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। प्लस आप भी जो है वो उतने समय तक मुझे नहीं लगता कि आपको रिवाइज भी तो करना होगा, राइट। तो रिवाइज करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, ठीक है। और कई बच्चे तर्क देते हैं तो एक ही सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास पढ़ने को, और भी है, तो उस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो खैर, यहाँ से आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा या नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करूंगा। हो सकता है कि एक दो टॉपिक के बाद आए वो, लेकिन उसकी कंटिन्यूएंस इस टॉपिक की आगे कंटिन्यूएंस जरूर आएगी, ठीक है। पंचशील और उसके अलावा जो आज़ादी के बाद जो फॉरेन पॉलिसी रही वो एक अलग से टॉपिक है, समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। सो आज के सेशन को यहाँ मैं कंक्लूड करता हूँ। जो मैंने सवाल आज के सेशन में पूछे हैं उसके जवाब मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पिछले सेशंस को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको पता है, यूट्यूब पे सर्च करना है आपको, सिंपली मेरा नाम आपको पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में कहीं ना कहीं स्क्रॉल कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, मेरे नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या विशाल चौहान स्टडी IQ सर्च करेंगे मिल जाएगी। उससे आसान काम करना है, स्टडी IQ की के जो है वो चैनल पर जाइएगा, वहां पर मिल जाएगी, या तो इस वीडियो के नीचे जो पिंड कमेंट है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके अलावा अगर आप CSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए स्मार्ट कोर्स है, ठीक है। उस स्मार्ट कोर्स में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो स्टडी IQ के एप्लीकेशन में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके डिस्पोजल में सारी चीज़ें एक साथ हों तो आप ऑप्ट कर सकते हैं उस ऑप्शन को, ठीक है। द लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज के टॉपिक को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। आई होप जो मैं समझाना चाहता था, मेरी जो फिलॉसफी है पढ़ाने की, आपको सोचना जो है वो शुरू करवाना है आपसे, ठीक है। उस फिलॉसफी में आई होप कि मैं धीरे धीरे कामयाब हो रहा हूँ, अगर नहीं हूँ तो हो जाऊंगा। उसके अलावा आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है मेरी भी लिमिट्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि कई बार मैं अवेलेबल होता हूँ, कई बार मैं नहीं अवेलेबल होता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं आपके कमेंट्स को पूरा एनालाइज करता हूँ और उनको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ सेशंस में। ऐड से बचना चाहते हैं तो जब प्रीमियर होता है सेशन तब देख लिया कीजिए, ठीक है। सेशन को यहाँ पर मेरे द्वारा कंक्लूड किया जाता है आज। मैं भी लूंगा आपसे अगले सेशन में। मेरा नाम है विशाल चौहान, तब तक के लिए अपना खासा ध्यान रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर।